हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत वेलकम है भाई। इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं अपना CGL CHSL टीयर 2 के प्रैक्टिस मॉक्स में सेक्शनल मॉक 4 के मैथ का वीडियो सोल्यूशन, और आगे आपको रीजनिंग का सोल्यूशन तो मिलेगा सेम वीडियो के अंदर, ठीक है। और इस मॉक का लेवल कैसा है वो मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन की स्लाइड के ऊपर बताऊँ। तो जो बच्चे लगातार ये मॉक दे रहे हैं पहले से ही, तो उनको पता है मैं आगे क्या इन्फॉर्मेशन देता हूँ। आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं पोर्शन को, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। जिन लोगों को नहीं पता है उनको बता देता हूँ भाई कि 2 तरीके के मॉक आपको मिल रहे हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, इनका कोई चार्ज नहीं है। मैंने चार्ज का कुछ बोला ही नहीं, बट फिर भी बहुत सारे कमेंट आते हैं फ्री है क्या, फ्री है क्या। तो मेरे ख्याल ये होगा कि इस क्वालिटी का जो कंटेंट है जनरली दिया नहीं जाता है ऐसे ही बच्चों को, तो उनको लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं ये पेड है, ठीक है। तो ये सारे मॉक्स जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो कहाँ पर दोगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो भाई जो वीडियो मॉक्स हैं वो है अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी को सीखने के लिए, उसमें सिर्फ वीडियो मिलती है और आप मेरे साथ मॉक लगाते हो। तो ये तो कम ही मॉक मिलेंगे, बाकी मैक्सिमम मॉक आपको मिले हुए हैं प्रैक्टिस मॉक्स। इनके अंदर क्या होता है, आप पहले खुद मॉक को अटेम्प्ट करते हो अपनी ऐप या वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, और उसके बाद ये जो वीडियो सॉल्यूशन है इसके ऊपर आप आ जाते हो, ठीक है। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि ये कहाँ पर मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। जिसने पहले नहीं देखा है उसके लिए ये अपनी वेबसाइट है evencoachingcenter.com, ऐसे आप सर्च कर सकते हो। और जो एंड्रॉयड ऐप है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वेबसाइट और ऐप दोनों के ऊपर ये एक टैब है लेटेस्ट मॉक टेस्ट नाम का। इसके ऊपर जब आप क्लिक करते हो तो आपको टीयर 1 के मॉक भी मिलते हैं और आपको टीयर 2 के मॉक भी मिलते हैं। तो फिलहाल हम बात कर रहे थे एक तो वीडियो मॉक्स टीयर 2 का, जो कि इसके अंदर मिलेंगे, और ये हैं प्रैक्टिस मॉक्स टीयर 2 के जो इसके अंदर मिलेंगे। तो इसके अंदर सब्जेक्ट वाइज मॉक भी हैं, 10 मैथ के, 10 रीजनिंग के, और आगे सेक्शनल मॉक हम कर रहे हैं, ठीक है जी। तो जब आप अंदर जाओगे करोगे तो अटेम्प्ट जो आपका एग्जाम में इंटरफेस है उसी इंटरफेस की तरह यहाँ पर इंटरफेस आएगा, आप अटेम्प्ट करोगे। और उसके बाद जब आप नीचे वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करोगे तो आप वीडियो सॉल्यूशन के ऊपर पहुंच जाओगे, जैसा कि ये एक वीडियो सॉल्यूशन है, ठीक है। क्लियर है भाई, मेरे ख्याल सब कुछ आप समझ गए होंगे। तो मैं ये इमेजिन करूंगा, ये अज्यूम करूंगा कि आपने ये स्टेप फॉलो किए हैं, आपने मॉक दिया है, उसके बाद ही आप इस वीडियो के ऊपर आए हैं, ठीक है भाई। तो उस तरीके से मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। एक और बात, कई सारे क्वेश्चंस मैंने स्क्रीन के ऊपर टेक्स्ट सॉल्यूशन लिख दिए हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन टेक्स्ट सॉल्यूशन से इजीली समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये वीडियो में मैक्सिमम मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट दूँ, उस तरीके से मैं ये वीडियो बनाऊंगा। आप अपनी स्पीड पर इस वीडियो को देख सकते हो, 2x पर, कोई दिक्कत नहीं। तो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले तो आपको मैं मॉक का लेवल बता देता हूँ। तो ये लेवल बिकॉज आपको मॉक अटेम्प्ट करने से पहले नहीं जानना है भाई, ठीक है, नहीं तो आपको पता लग जाएगा कैसा लेवल है और आप उसके अकॉर्डिंग बिहेव करोगे। एग्जाम में तो सरप्राइज मिलेगा, तो पहले अटेम्प्ट कर लेना, लेवल मत देखना, पहले ऐप में जाके अटेम्प्ट कर लेना। तो इस मॉक का लेवल है भाई मॉडरेट टू डिफिकल्ट, ठीक है। डिफिकल्ट साइड पे थोड़ा सा इस मॉक को रखा गया है, तो उसके अकॉर्डिंग जो आपके मार्क्स आएंगे आप देख लेना, अपने आप को जज करो तो इस बेस पे करना। अब करते हैं भाई पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, अगर आप अच्छे से पढ़े हो तो बहुत ही ईजी है ये अपने लिए। मैंने आपको क्या बता रखा है, मैंने आपको ये बता रखा है कि रेट जितने भी परसेंट, मान लो अपने पास फर्स्ट ईयर का CI है, फर्स्ट ईयर का CI है, और यहाँ पर सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है, यहाँ पर थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो मैंने आपको ये बता रखा है, मान लो R% रेट है, तो पहले साल के कंपाउंड इंटरेस्ट से सेकंड साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो R% ज़्यादा होएगा, और सेकंड साल के कंपाउंड इंटरेस्ट से थर्ड साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो भी R% ज़्यादा होगा। जैसे जो अमाउंट है वो हर साल R% बढ़ता जाता है, तो अगले साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो बढ़े हुए अमाउंट पर ही कैलकुलेट होता है, तो वो भी उसी हिसाब से बढ़ता रहता है। यहाँ पर रेट 12% है, तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि पहले साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उससे 12% ज़्यादा दूसरे साल का होगा, उससे 12% ज़्यादा तीसरे साल का होगा, उससे 12% ज़्यादा चौथे साल का होगा। बिल्कुल बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है। मैंने आपको ये ऐसे करके ही बताई है कि ये GP में होते हैं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई होते रहते हैं। सर वो कैसे, अगर रेट 12% है
तो 112/100 गुणा इसको करो, अगला आएगा, इसको 112/100 गुणा करो, इसको अगला आएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, करें फिर ये क्वेश्चन। देखो भाई, तो उसने बोला है सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, काफ़ी इजीली हम ये कर सकते हैं। तो देखो, सेकंड और थर्ड ईयर वाले के बीच में मैं डिफरेंस निकालूंगा। अगर आपके मन में ये अंडरस्टैंडिंग है तो आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैंने समझाया है आप। तो 25,000 है अपना प्रिंसिपल, ठीक है जी। तो मुझे एक बात बताओ, पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? पहले साल का, तो पहले साल का CI और SI सेम होता है, और जितनी भी रेट है उतना ही होता है। तो आप बोलोगे सर इसका 12%, तो लिख दो 12/100। ठीक है, तो ये पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है ये। अब दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? सर दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट तो पहले साल वाले से 12% ज़्यादा होगा, क्योंकि रेट 12% है। तो इसको मैंने 12%, इससे 12% ज़्यादा ये वैल्यू है। तो अब ये आ गया दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अब अगर ये दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो दूसरे और तीसरे में डिफरेंस कितना होगा? देखो, तीसरे वाला इससे 12% ज़्यादा है। हाँ जी सर, किसका? इसका 12%। ये वैल्यू मेरे पास पड़ी है, सेकेंड ईयर का CI पड़ा है। तो सेकेंड ईयर के CI का 12% जितना भी बनेगा उतना ही तो ज़्यादा ही है, तो इसका 12% निकाल लो, सिंपल। इस क्वेश्चन के ऊपर तो आजकल ऑनलाइन घमासान मचा हुआ है, मेरा सॉल्यूशन बेटर, मेरा सॉल्यूशन बेटर, और सारे सॉल्यूशन इससे लंबे हैं, मैं आपको बताऊं, और कुछ ना कुछ उनमें याद रखना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये एक स्टेप में, अब मान लो रेट 12% है, 13% है, तो उसके हिसाब से थोड़ी मोटी कैलकुलेशन होगी, अदरवाइज दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड। अब इसको कैलकुलेट करें भाई। देखो 3 जीरो हैं, तो 3 जीरो उड़ा दी, अब 4 कट ही जाएगा, है ना। तो 25 चौके 100, 4 और 4 दिए 12। ये मैं क्यों पूछ रहा था, 4 नहीं कटेगा तो मैं नीचे 0 रखना चाह रहा हूँ। जैसे मैं 2 से इसको काट सकता हूँ, फिर वो 5 कटेगा नहीं, तो मैं 0 ही रखना चाह रहा हूँ। तो अब मैं यूनिट डिजिट भी देख सकता हूँ, मुझे पता है कि मेरा जो उत्तर है उसके अंदर 1 के बाद डेसिमल आएगा, साफ साफ दिख रहा है मुझे। तो 3 दूनी 6 दूनी 12, यूनिट डिजिट 2 है और उससे पहले एक डेसिमल है। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि ये वाला उत्तर होएगा डायरेक्टली, या फिर आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, इतनी मुश्किल नहीं है कैलकुलेशन। 112 दिए 336 को 12 से गुणा करो, 1 के बाद पॉइंट लगा दो। ठीक है दोस्त, क्लियर है? आगे बढ़ो। ए पर्सन फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर ऑब्जर्व ए कार मूविंग अवे फ्रॉम टावर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। तो एक बंदा टावर के ऊपर बैठा है, उसने ये देखा कि पहले कार का जो एंगल था वो 60 डिग्री था, उसके बाद कार का एंगल 45 डिग्री हो गया, ठीक है, और उसके बाद कार का एंगल 30 डिग्री हो गया, ठीक है। और उसने हमें ये बताया है कि भैया 15 मिनट लगे हैं एंगल को 60 डिग्री से 45 डिग्री का होने में। यहाँ पर उसने एंगल ऑफ डिप्रेशन बताया है, लेकिन जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, यहाँ से आप एंगल ऑफ डिप्रेशन देख लो कि ऐसे कितनी नीचे दिख रही है कार, या फिर कार के पास खड़ा होकर देख लो ऊपर वाला बंदा कितना ऊपर दिख रहा है, ये सेम ही होएगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऐसे जेड बन रहा है, ये दोनों सेम ही होंगे। ठीक है, उम्मीद है ये तो अभी आप बहुत ही ईजिली कर लेते होगे। ठीक है जी, अब देखो, तो उसने बोला कि यहाँ से यहाँ तक तो वो 15 मिनट में चला जाता है, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी देर में जाएगा? तो सिंपल सी बात है भैया, इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस का रेशियो निकाल लो। अगर ये डिस्टेंस डबल हुआ तो डबल टाइम लगेगा, ट्रिपल हुआ तो ट्रिपल टाइम लगेगा। निकालते हैं जी। तो ये जो कॉमन साइड है ना भाई, इसको √3 मान लो। क्यों? बिकॉज ये 60 के सामने भी पड़ेगी, कभी 30 के सामने पड़ेगी, ताकि चीज़ें फ्रैक्शन में ना आए, √3 मान लो। ठीक है, अब मैं छोटी ट्रायंगल से लगता हूँ, ट्रायंगल ABC से। ट्रायंगल ABC में 60 के सामने √3, तो ये जो 30 है इसके सामने क्या आ जाएगा? इसके सामने आ जाएगा जी 1। क्लियर है? अब ट्रायंगल ABD में देख लो, ये वाला एंगल 45 है, तो ये वाला भी 45 होगा ABD में। 45 के सामने √3, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जी √3 हो जाएगा, सेम एंगल के सामने सेम। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा √3 - 1। ठीक है जी। अब बड़ी ट्रायंगल में देख लो ABE। ABE के अंदर 30 के सामने √3 है, तो ये पूरा एंगल तो 60 हो जाएगा, तो 60 के सामने इसका √3 गुना, यानी कि ये हो जाएगा जी 3। अगर ये पूरा 3 है, ये √3 है, तो ये हो जाएगा 3 - √3। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो और इसमें √3 अगर आप कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा √3 - 1। अब आप देखो, ये वाला जो डिस्टेंस है वो इसके कंपैरिजन में √3 गुना है। कितने गुना है? √3 गुना है। तो डिस्टेंस 2 गुना होएगा,
तो 2 गुना टाइम लगेगा, 3 गुना होएगा तो 3 गुना, √3 गुना होगा तो √3 गुना टाइम लगेगा भाई, जितना भी टाइम इस डिस्टेंस को कवर करने में लगा। और एंगल ऑफ डिप्रेशन को 60 से 45 बनने में कितना टाइम लगा, 15। तो 15 का √3 गुना इज द आंसर। तो √3 की वैल्यू बता रखी है, नहीं बता रखी तो आपको खुद पता होनी चाहिए, 1.732। तो 15 इंटू 1.73, 15 थी 45, 4 15 7 105 और 4 109 10 15 और 10 25, तो 25.95 आंसर इस ऑप्शन। ठीक है भाई, क्लियर है। और अगर आपको ये लगे, देखो ये नहीं है कि मैंने मॉडरेट टू डिफिकल्ट अगर टेस्ट को बताया है कि सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट होंगे, कुल मिलाकर क्वेश्चन ऐसे हैं आपका टाइम लेंगे, तो इसीलिए ओवरऑल मैं सारी चीज़ों को देखता हूँ। ठीक है, अगर मैं सिर्फ मॉडरेट क्वेश्चन दे दूं लेकिन लेंदी दे दूं तो आप मुश्किल क्वेश्चन छांट भी नहीं पाओगे। यार कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है जो बहुत मुश्किल है, सारे हो जा रहे हैं, लेकिन मैं ऐसे लेंदी दे दूं तो आपका टाइम भी नहीं बचेगा। तो जो मैं लेवल बता रहा हूँ अपने हिसाब से उसको थोड़ा सा इज्जत दिया करो। ठीक है, देखो ए कार टेक्स 45 मिनट एक्स्ट्रा टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 180 किलोमीटर इफ इट ड्राइव्स 12 किलोमीटर पर आवर स्लोअर। इसने ये बोला है कि टाइम जो है वो 45 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है और स्पीड जो है 12 किलोमीटर स्लोअर थी। ठीक है, देखो अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम के बीच में एक रिलेशन है कि अगर स्पीड डबल करी तो टाइम हाफ लगेगा, स्पीड ट्रिपल करी तो टाइम 1/3 लगेगा। तो ये तो है गुणा वाला रिलेशन। लेकिन ऐसा भी तो होगा कि भैया स्पीड उसने घटा दी तो टाइम बढ़ जाएगा। तो गुणा वाले में क्या होता है कि भैया आपने डबल करी तो दूसरी चीज़ हाफ होएगी, जमा घटा वाले में ऐसा नहीं होएगा क्योंकि चीज़ें डायरेक्टली इन्वर्सली गुणा के हिसाब से वेरी करती हैं। हाँ, तो ये क्या है, ये एक ऐसा कंसेप्ट है कि स्पीड और टाइम में प्लस माइनस, एक में प्लस दिखाएगा दूसरे में माइनस, एक में माइनस दिखाएगा दूसरे में प्लस। ठीक है, तो ये वो वाला कंसेप्ट है, आपको मैं कंसेप्ट पहचानवा रहा था। ठीक है, तो अब इस कंसेप्ट को रिवाइज करते हैं। तो ये कंसेप्ट है जब स्पीड और टाइम प्लस माइनस होते हैं। तो इसको आप दो तरीके से करोगे। अगर बेसिक आसान सा क्वेश्चन है तो आप ऐसे कर सकते हो कि भैया कुछ डिस्टेंस है, वो कुछ स्पीड पर ट्रेवल किया, फिर बाद में उसने स्पीड को बदल लिया ना, तो सेम डिस्टेंस, तो ये कितना हो गया, पहली स्पीड से इतना टाइम लगा, दूसरी स्पीड से इतना टाइम लगा, और फिर घटा के ये टाइम का डिफरेंस है। जैसे इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं 180 किलोमीटर जो है। अब देखो मुझे एक बात बताओ, 45 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, तो पहला 45 मिनट एक्स्ट्रा कब लगेंगे, जब आप स्लो स्पीड पे करोगे। तो जब आप S-12 की स्पीड पे करोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, और जब आप S की स्पीड से करोगे, बिकॉज ये ज़्यादा स्पीड है तो कम टाइम लगेगा। ये भी देखना, कई बच्चे इसमें से घटा देते हैं। तो आंसर 45 मिनट है, जिसको मैं 3/4 करूँगा, 45/7 घंटे में बदल लिया, ये स्पीड किलोमीटर पर आवर। तो एक तो ये ट्रिक है, आप इसमें टाइम से डिवाइड करके स्पीड भी इक्वेट कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम ये करो, ये ईजी पड़ता है। ओके जी, क्लियर है। सेकंड तरीका, कई बार क्या होता है, ऐसी 2 या 3 सिचुएशन को वो क्लब करके दे देता है, 2 सिचुएशन, 3 तो क्या 2 को। ठीक है, तो उस केस में आप ये भी कर सकते हो, जब एग्जैक्टली सेम सिचुएशन हो, डिस्टेंस कांस्टेंट है और स्पीड और टाइम में प्लस माइनस हो रहा है, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि डिस्टेंस इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं लिखूं 180 डिग्री इज इक्वल टू पहले वाली स्पीड और दूसरे वाली स्पीड। तो एक स्पीड मैंने मान ली S और एक स्पीड होगी S-12 डिवाइडेड बाई डेल्टा S, दोनों की स्पीड के बीच का गैप जो कि है 12, और टाइम का गैप, स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो टाइम का गैप 3/4। तो ये डिट्टो वही चीज़ आ जाएगी जो मैं यहाँ पर लिख रहा था। तो जब ऐसे बेसिक सा क्वेश्चन है तो हमेशा इससे बन जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं बताऊँगा कैसे। लेकिन जब ऐसी 2 सिचुएशन को वो कर देगा, सर 2 सिचुएशन को कैसे करेगा, वो ऐसे बोल देगा कि स्पीड को 12 कम किया तो 45 मिनट एक्स्ट्रा लगे, 16 कम किया तो 50 मिनट एक्स्ट्रा लगे। अब बताओ, ठीक है, अब डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस बताएगा नहीं उस केस में, तो उस केस में हमें ये यूज़ करेंगे तो हम बेटर रहेंगे। इसको याद कैसे रखोगे, आपको इतना पता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, एक बार स्पीड को खोल दो, S1 S2 डेल्टा S गुना में डेल्टा T, या फिर चाहो तो टाइम को खोल दो, T1 T2 डेल्टा T गुना में। प्रूव करके दिखाऊंगा मैं कितना टाइम लगेगा। करें अब देखो, अब इसको करने का ईजीएस्ट चल जाता है। एक तो आपको इतना पता है 180 दोनों जगह से कॉमन आएगा, तो इसको सीधा यहाँ पर लिख दो, भेज दो नीचे उठा के। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई होएगा तो S में से S-12 घटेगा तो कितना आएगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ भाई। ठीक है, 12 आएगा। ओके, और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा S इंटू S-12। ठीक है,
अब देखो 3 से चला गया 4 पर और इस 4 को मैंने भेज दिया नीचे, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू दिस। तो दो ऐसे नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट ये है और उन दोनों का डिफरेंस 12 है, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया डिफरेंस क्या है 12 है। तो मैंने आपको बता रखा है कि डिफरेंस या सम हो और प्रोडक्ट हो तो कैसे टैकल करोगे। डिफरेंस या सम को जिस चीज़ से एक बार काटोगे, प्रोडक्ट को 2 बार काटो। तो मैंने 4 से काट दिया, 4 3 12। मुझे पता है मैं यहाँ पर 4 से 2 बार काट सकता हूँ, देखो 2 4 काट दिए। अब मुझे 3 भी दिख रहा है कि यहाँ पर 3 से काट दूँ तो ये 9 से भी कट रहा है, तो 3 एकम 3 और 9 से काट दूंगा। अब 20 को ऐसे 2 नंबर में तोड़ो जिनके बीच में डिफरेंस 1 हो। डिफरेंस को काट काट कर मैं 1 ले आया, तो अब आप इजीली तोड़ लोगे ना। पहले तोड़ना मुश्किल था और आपने एक बार 4 से काटा है, उस चीज़ को लिख लिया करो, और एक बार 3 से काटा है। तो अब ये 12 है ना, लौटा दो भाई, किसी की उधार रखते नहीं है ऐसे, ठीक है। 12 चौके 48। तो वो जो 2 नंबर थे ना वो आ गए 60 और 48। बड़े वाला नॉर्मल स्पीड अपनी 60 है। उसने क्या बोला है कि कितना टाइम लगेगा 120 किलोमीटर जाने में। अगर वो 20 किलोमीटर स्लोवर ट्रैवल करे अपनी यूजुअल स्पीड से, तो उसकी यूजुअल स्पीड है 60, तो 20 किलोमीटर स्लोवर ट्रैवल करेगा तो 60 माइनस 20 40, 3 घंटे लगेंगे। तो यहाँ पर भाई देखो कई क्वेश्चंस में मैं टाइम ले रहा हूँ बताने में, सिर्फ इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो आपके लिए अच्छा है। मैं तो सड़क से टेक्स्ट सॉल्यूशन भी दे सकता हूँ, मेरा ज़्यादा जोर इसी में लग रहा है, ज़्यादा बोलने में, ठीक है। तो अपने हिसाब से स्पीड को तेज़ करके देख लेना भाई। आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन देखो भाई, कुछ क्वेश्चन मैं अब की बार ये करके लाया हूँ ताकि टाइम कम लगे। जो मैं वीडियो के थ्रू समझाना चाह रहा था मैं लिख कर लेकर आ गया और मैं समझा दूंगा। कुछ तो मैं प्योर टेक्स्ट सॉल्यूशन लाता हूँ, कुछ है टेक्स्ट प्लस वीडियो सॉल्यूशन। मुझे पता है, मैंने मार्क कर रखा है, मैं अपने हिसाब से देख लूँगा। क्लियर है? देखो तो भाई जब भी आपको कई बार क्या करता है, ऐसे डेसिमल नंबर देता है और बोलता है इनका एलसीएम निकालो एचसीएफ निकालो, तो आप 2 काम कर सकते हो फ्रैक्शंस में, 2 काम कर सकते हो। या तो डिनोमिनेटर को सेम कर लो, ठीक है, या फिर क्या करो फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई कर लो और फिर फ्रैक्शन का जैसे भी एलसीएम एचसीएफ निकलता है। एलसीएम कैसे निकलता है, जो न्यूमरेटर हैं उनका एलसीएम निकाल लो, जो डिनोमिनेटर है उनका एचसीएफ निकाल लो। एचसीएफ कैसे निकलता है, देखो न्यूमरेटर के साथ वही काम करना है जो आप निकाल रहे हो और डिनोमिनेटर के साथ उल्टा। लेकिन ये कब होता है, ये तब होता है जब फ्रैक्शंस सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो, तभी होएगा ये। सिंप्लीफाइड फॉर्म का मतलब क्या है, ऐसे नहीं कर सकते कि 6/10, ऐसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में होएगा तभी ये कंसेप्ट लगा सकते हो। अदरवाइज डिनोमिनेटर को सेम करो, ठीक है, फिर चुपचाप न्यूमरेटर के साथ वही कर दो जो उसने करने के लिए बोला और नीचे डिनोमिनेटर रख दो। तो डेसिमल में हम यही करेंगे। डेसिमल क्या होता है, बहुत सारी जीरो होती है नीचे, यानी कि यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है 1000, यहाँ पर क्या है 100, यहाँ पर क्या है 100। तो डिनोमिनेटर सेम करने का क्या मतलब है, नीचे 1000 कर लो, तो यानी कि जो डेसिमल है वो सेम पॉइंट के बाद कर लो। यानी कि मैंने क्या कर लिया, 0.108, 0.540, मन मन में आप डायरेक्टली ऐसे लिखोगे, ऐसे सीधा पेपर में ये लिखो। फिर मैंने 18 से काटा इनको क्योंकि मुझे 18 कॉमन दिख रहा है, 18 छिक्के 18 दिए। फिर मैंने 2 से काटा, फिर जो बचे खुचे 3 15 20 हो गए, मैंने उनका एलसीएम ले लिया जो कि आया 60, ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने मन ही मन में 3 के बाद डेसिमल मान लिया था, फिर मैंने डेसिमल को लिखा नहीं यहाँ पर, चुपचाप एलसीएम निकाला और 3 के बाद डेसिमल चिपका दूंगा अब, यानी कि 3 0, यानी कि जो भी उत्तर आया उसके 2.16 इज द आंसर। यही है ना? हाँ जी, क्लियर है भाई? आगे बढ़ जाए। अब ये देखो भाई, इस क्वेश्चन को सिंपलेस्ट वे में हम करेंगे। द डेली वेजेस ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली आर दिस एंड दिस। रोज के इतने रुपए, ए इतने रुपए कमाता है और बी इतने कमाता है। अगर ए ने किसी काम को किया तो उसको टोटल इतने रुपए मिले। तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि ए ने कितने दिनों में काम को ख़त्म किया। तो भैया 126 रुपये और रोज़ के वो ले रहा है 7/2 रुपये, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 18 7 126। तो कुल मिलाकर 36 डेज ए को लगे। ये क्या है डेज, और बी को कितने दिन लगे भाई, बी ने उस काम को करने के 150 रुपया लगेगा, ऐसे बोला बी ने, ठीक है। तो 150 रुपये उसको टोटल मिले। रोज के वो 5/2 रुपीज़ लेता था। तो देखते हैं कितने दिन लगे, उसको 60 दिन लगे भाई, ठीक। इसको मैं वेटेड एवरेज एलिगेशन इन तरीकों से भी करवा सकता हूँ, बट ऐसे फैंसी नहीं। एग्जाम में यही आपके ध्यान आएगा, यही बेस्ट है, यही सिंपल है, यही कर पाओगे, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ डेज हमें पता है, आगे हमें टोटल वर्क मानते हैं। क्यों मानते हैं, ताकि हम एफिशिएंसी निकाल पाएँ।
तो एलसीएम लेना हमेशा जरूरी नहीं है। जब आप डायरेक्टली देख पा रहे हो कि 12 3 36, 12 5 60, ठीक है, तो ये 3:5 रेशियो में है, तो ऐसे उल्टा लिख दो 3:5, एफिशिएंसी का ये रेशियो होगा ना। अब एलसीएम निकाल लो ना। अब एफिशिएंसी आ गई ना कि ये कितने कितने यूनिट करेंगे, 60 थी 180 एलसीएम। एलसीएम बाद में भी निकाल सकते हो, वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ओके जी, तो अब क्या है, अब उसने बोला कि दोनों मिलकर काम करेंगे, तो भैया काम का कितना खर्चा होएगा, तो टोटल काम तो आ गया 60 थी 180, क्लियर है, या फिर 36 5 180 कर लो। तो इतने यूनिट काम को दोनों मिलकर करेंगे, तो रोज दोनों 5 और 3 8 यूनिट करते हैं, तो ये इतने दिनों में करेंगे, तो इसको सोल्व मत किया करो। इतने दिनों में दोनों काम करेंगे, और दोनों बंदे काम पे लगे हुए हैं, तो एक बंदा लेगा 3.5 रुपये, एक लेगा 2.5 रुपये, 3 2 5 और 1 6 रुपये रोज का खर्चा आएगा, गुणा में 6। अब जाके सोल्व किया करो, काट दे। देखो भाई, इसके अंदर है 4 और 2, 4 से काटा 15 पर और 2 से काटा 3 पर, तो 15 निमे 135, आंसर इज इक्वल टू ऑप्शन ए। ये जो क्वेश्चन है इसका स्टैंडर्ड पैटर्न मैं आपको बता देता हूँ भाई। देखो कि 4 नंबर हैं, इनमें क्या जोड़ूं क्या घटाऊं, कुछ भी वो पूछ ले, तो जो भी जोड़ू घटाऊ है उसकी वैल्यू क्या आएगी, उसकी वैल्यू आएगी यहाँ पर। ये 4 नंबर होते हैं ए बी सी डी, ठीक है। तो अगर ये नंबर प्रोपोर्शन में है तो होता है ए इंटू में डी इज इक्वल टू बी इंटू में सी। पता है बाहर वाले दो का प्रोडक्ट अंदर वाले दो के प्रोडक्ट के बराबर है। ए और डी की एक टीम है और बी और सी की एक टीम है। तो आपको करना क्या है, ऐसे क्वेश्चन में जब भी एक्स की वैल्यू चाहिए मैं बता चुका हूँ, डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, बटे में डिफरेंस ऑफ सम, ये करना है। किनके प्रोडक्ट का डिफरेंस, ये जो दोनों टीम में है इनका, किनके सम का डिफरेंस, ये जो दोनों टीम में है इनका। प्रोडक्ट को सम से डिवाइड करना। इसको रट के कैसे रखना है, रट के ऐसे रखना है कि प्रोडक्ट बड़ा होता है सम छोटा होता है, तो बड़ी चीज को ऊपर रखना है, ठीक है। ये कैसे होता है अभी डिटेल में नहीं बताऊंगा, हर चीज में ऐसे यहाँ पर मॉक में बताने लगूंगा तो कोर्स ही हो जाएगा ना, मॉक में कितना टाइम लग जाएगा फिर, ठीक है। तो भैया दो टीम में है, एक तो 10 और 32, तो सिंपली एक टीम है, एक टीम का प्रोडक्ट ये है 32 और 10, और दूसरी टीम का प्रोडक्ट, आपको ये सोल्व नहीं करना कि 16 इंटू 22 करो, ये तो गलती से इतना ईजी है इसलिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। इस टीम का सम कितना है 42, यहाँ पे लिख लिया मैंने, और दूसरी टीम का सम कितना है भाई 38 है, तो 42 माइनस 38 4। अब इसको काट पीट लो, 4 8 32, 4 चौके 16 इज इक्वल टू, तो 22 चौके 88, 88 हो गया ना। तो अब आप बोलोगे सर -8 आया, कोई दिक्कत नहीं है, आप साइन को इग्नोर करो, आपका उत्तर है, बिकॉज एक्चुअल फॉर्मूला ऐसे है, ये लगा लो भैया जो भी इसके अंदर है पॉजिटिव बाहर आना है, ठीक है। तो x की वैल्यू हो गई जी 8। उसने पूछा है कि इन दोनों का मीन प्रोपोर्शन बता दो, तो मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, अंडर रूट और उन दोनों चीज़ों का प्रोडक्ट। तो 8 और 1 9, 8 3 24 और 1 25, तो 9 का स्क्वायर रूट 3, 25 का 5, आंसर इज इक्वल टू 15। ठीक है दोस्त, क्लियर है। चाहे वो ये बोले क्या ऐड करूं क्या सब्ट्रैक्ट करूं, वो कुछ भी बोले, सारे क्वेश्चन ऐसे बहुत इजीली हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन। देखो अगर अपने सामने ये लिखा हुआ है कि 2 + 4 + 6, इसमें से आप 2 कॉमन लेते हो, अंदर बच जाता है 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 1 2 3, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में पता क्या है, 2 की पावर 1, 4 की पावर 1, 6 की पावर 1, और हम 2 की पावर 1 कॉमन ले रहे हैं, और अंदर 1 की पावर 1, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 बच गया। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि पावर जो है ना, जब आप कॉमन लेते हो वो साथ आती है, लेकिन जब पावर 1 होती है तो एक तो उसको लिखने की प्रैक्टिस नहीं है, और हमें लगता है कि पावर साथ में नहीं आई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो 3 का 5 गुना है, 5 का 5 गुना, 7 का 5 गुना, तो जब आप इसमें से कॉमन लोगे तो आपको 5 कॉमन नहीं लेना, आपको 5 का स्क्वायर कॉमन लेना, क्योंकि पावर जो है वो साथ में कॉमन है। अंदर वही चीज बच जाएगी जो नीचे है, ये कट जाएगी, तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर यानी कि 5, ठीक है। ये टेक्स्ट सॉल्यूशन से पॉज करके देख लो भाई, इजी है। और आज के मॉक में मैं इस चीज़ का ध्यान नहीं रख पाया कि मैं आपको मार्क एंड रिव्यू वगैरह करके बताऊं, है ना।
और अब तक किसी क्वेश्चन ने मुझे ऐसे फोर्स किया है क्या? जैसे ये है, एक बार अभी बता देता हूँ। ये जो क्वेश्चन है फर्स्ट गो में कर सकते हो, कंसेप्ट पता है तो। ये भी फर्स्ट गो में कर सकते हो, लेकिन आपको लग रहा है दिक्कत देगा तो आप बाद में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये भी आप या तो फर्स्ट गो में कर सकते हो ऐसे इजी आराम से इसको फॉलो करके, ठीक है, कर ही सकते हो। ठीक है, ये भी फर्स्ट गो में कर सकते हो, आपको कंसेप्ट पता ही होगा। ठीक है भाई, ये भी फर्स्ट गो में कर सकते हो, लेकिन आपको लग रहा है कि यार डेली की वेज पता नहीं क्या क्या दे रखा है, एग्जाम में टाइम प्रेशर में यही होता है, तो आप स्किप कर सकते हो, मार्क एंड रिव्यू कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये तो रिपीटेटिव है, फर्स्ट गो में ही करना है, यही फर्स्ट गो में हो जाएगा, कंसेप्ट पता है तो यही फर्स्ट गो में हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, यही फर्स्ट गो में ही हो जाएगा, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, देखते ही पढ़ने के बाद डायरेक्टली हम ये बोल सकते हैं कि ऑप्शन डी है, कंसेप्ट पता है। यहाँ पर उसने क्या बताया है कि भैया इनकी इनकम का जो रेशियो है वो है 5:4 और इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो है 3:2। और वो सेविंग का रेशियो पूछ रहा है। अगर एक्चुअल में सेविंग का रेशियो वो आपसे पूछना चाह रहा है तो वो कोई ना कोई तरीका बताएगा, बिकॉज ये अलग रेशियो है, ये अलग रेशियो है, कोई ना कोई ऐसी एक और इन्फॉर्मेशन देगा जिससे हम रेशियोज को मर्ज कर पाएँ। इसका ये 20% है, इसका ये 30% है, ये इससे इतने परसेंट ज़्यादा है, ताकि हम रेशियोज को मर्ज कर पाएँ। नहीं तो ये अलग रेशियो है, मान लो ये 5x 4x है, ये 3y 2y है, इसमें से इसे घटाओगे तो 5x माइनस 3y आएगा। एक्स और वाई हमें पता नहीं तो हम बता ही नहीं पाएंगे। तो दो रेशियोज को आपस में जोड़ना घटाना तभी पॉसिबल हो पाएगा ना जब कोई ना कोई मर्ज करने की टेक्निक बताएगा, वो कोई और इन्फॉर्मेशन बताएगा। ठीक है, ये देखो भाई, इसको आपको बड़े ही मज़ेदार तरीके से बताऊंगा मैं, दो तरीके से बताऊंगा। ठीक है, इसको फर्स्ट गो में आप छोड़ सकते हो, मार्क एंड रिव्यू कर सकते हो, आपको पता है कि आप कर लोगे, बट थोड़ा सा टाइम लेगा, ये भी आपको पता लग रहा है, बाद में कर लोगे। देखो तो भाई इन्होंने रुपए लगाए हैं 60, 68 और 60। ठीक है, आफ्टर 7 मंथ, 7 महीने के बाद क्या हुआ, फॉर द रिमेनिंग टाइम ऑफ द ईयर ए एडिड 4000 एवरी मंथ, तो 7 महीने तक तो इतने ही रहे। ठीक है, बाकी बचे खुचे टाइम तक ए ने क्या किया, देखो 4000 ऐड कर दिए हर महीने। तो पहले महीने 7 के बाद कितने महीने बच गए, एक तो ये बताओ, 5 महीने बच गए, 12 महीने होते हैं। तो पहले महीने 4 ऐड किए, फिर 8 ऐड किए, फिर 12 ऐड किए। आपको एक चीज़ समझ में आ रही है, ये एक एपी है, ये एक एपी है, और एपी की एवरेज क्या होती है, एपी की एवरेज होती है मिडिल टर्म। यहाँ पर 5 टर्म है, तो मिडिल टर्म क्या होगी, तीसरा। ठीक है, 5+1/2 तीसरा, तो ये है, तो ये इस एपी की एवरेज है। तो आप ये भी बोल सकते हो कि उसने ऑन एन एवरेज 12,000 ऐड किए 5 महीने। अरे भाई, वो 4 ऐड कर दे, 8 कर दे, 12 कर दे, 16 कर दे, 20 कर दे, या फिर आप एवरेज निकाल लो कि हर महीने 12 ऐड करे, बात सेम ही है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये कर सकते हो ना कि हर महीने 12 ऐड किए, यानी कि 60 में 12 जोड़ो, 72 गुणा में 5, समझ रहे हो, बाकी के 5 महीने हैं, मैंने ये देख लिया ऑन एन एवरेज पर मंथ क्या ऐड हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर बी ने क्या किया, बी ने भी यही काम किया, तो गुणा में 7 महीने तक कितना चला, इसमें 12 जोड़ दो तो आ जाएगा 80 गुणा में 5। सी ने क्या किया, सी ने भाई साहब यही 4000 निकाल ले, फिर 8000 निकाल ले, ऐसे उसने किया। ठीक है, वाइल सी विड्रू 4000 एवरी मंथ, पहले 4000 उसने निकाल लिए, फिर अगले महीने क्या हुआ, वो 4000 निकाल ही रखे थे, 4 और कम हो गए, ऐसे होता रहा। ठीक है, आपको अगर ये लगे, हाँ यहाँ पर एक बात तो है कि ए एडिड 4000 एवरी मंथ, तो यहाँ पर आपको ये लगेगा सर उसने हर महीने 4000 ऐड करे हैं, तो आपने 8 क्यों लिख दिए। देखो देखो, हाँ ये मैंने अजूम ही कर लिया कि आपको पता होगा। 7वें महीने के बाद 60+4 होएगा, और फिर अगले महीने में क्या हुआ, उसने 4 और ऐड कर दिए दोस्त, फिर अगले महीने में क्या हुआ, उसने 4 और ऐड कर दिए दोस्त। तो 7वें महीने के बाद यहाँ पर 60 से 4 ज़्यादा इन्वेस्टेड है, यहाँ पर 8 ज़्यादा इन्वेस्टेड है, यहाँ पर 12 ज़्यादा इन्वेस्टेड है। ठीक है, ओके जी, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये ऐसे ही -4 -8 -12 आएगा, तो 12 का लॉग कर दो, तो 60 -12 कितना आएगा? अब जैसे आप सोल्व करके बैठे, एक तो मेथड हो गया,
अब मैं आपको दूसरा तरीका एक बताता हूँ, वो इससे भी इजी है, बट ये अंडरस्टैंडिंग देनी भी जरूरी थी। आप ऐसे उसमें और मजा आ जाएगा, उसमें ये कैलकुलेशन भी नहीं है। ठीक है, और कमेंट करके बताना है फिर जरूर कि मजा आया कि नहीं। ठीक, देखो 60,000 7 महीने के लिए आप ये बोल रहे हो, ठीक है जी। अब देखो उसने क्या किया, उसने ऑन एन एवरेज उसने यहाँ पर टोटल कितने ऐड करे, 4 ऐड करे, 8 ऐड करे, 12 ऐड करे। तो एवरेज अगर 12 है तो टोटल कितना ऐड किया, तो टोटल ऐड किया है 12 इंटू 5, 60,000। तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो उसने 60,000 ऐड किया है, जो उसने 60,000 ऐड किया है, पहले वाले तरीके में तो मैंने ये सिर्फ 5 महीने में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था कि इन पांचों की एवरेज 12 है, तो 60 में 12 जोड़ दो। मैं इसको पूरे साल में डिस्ट्रीब्यूट कर दूं तो भाई पूरे साल में 60,000 तो था ही था, पहले 7 महीने भी 60,000 इन्वेस्टेड रहा, अगले महीनों में भी 60,000 इन्वेस्टेड रहा, लेकिन साथ में ये आया। ऐसे करके मैं ये करता हूं, जो भी इसने ऐड किया है इसको थ्रू आउट द ईयर डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं 12 के 12 महीनों में, यानी कि नेट जो 60 ऐड हुआ है उसको मैं 12 से डिवाइड कर दूं। अगर मैं पूरे साल में ये देखूं कि हर महीने में ऑन एन एवरेज उसने ये जो भी ऐड किया है उसका हर महीने पर क्या असर पड़ेगा, वो होएगा 5। तो कुल मिलाकर यहां पर मैं क्या लिख पाऊंगा कि उसने 60 इन्वेस्ट करे, ठीक है, 7 महीने के लिए, लेकिन बाद में उसने 60 के अंदर कुछ ना कुछ ऐड किया, 60 तो थे ही, वो जो ऐड किया अगर उसका पूरे साल पर इंपैक्ट देखें तो हर महीने पर 5 का इंपैक्ट पड़ जाता है। तो इस 60 में 5 जोड़ दो, 65। ये पूरा 12 महीने के लिए रहा। सेम यहां पर उसने 68 इन्वेस्ट किए थे, तो पूरे साल में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 68 और 5 73 पूरे 12 महीने के लिए। यहां पर इसने 60 इन्वेस्ट किए थे, लेकिन यहां पर ये निकालता रहा, पूरे साल पर मैंने वो इम्पैक्ट डाला, तो हर महीने के हिस्से में -5 आया, तो 55 इंटू 12। तो अब देखो आप जरा, ये तो डायरेक्ट ही रेशियो आ गया मेरे भाई, ना कोई कैलकुलेशन ना कुछ बात, इम्पैक्ट को मैंने थ्रू आउट द ईयर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, तो अब क्या करोगे, अब उसने बोला है कि भैया टोटल प्रॉफिट इतना है, तो सी का शेयर कितना है, तो सी का शेयर है भैया 55, बटे में टोटल प्रॉफिट कितना है, 7 और से 13 और 5 180, 190 और 3 193। ठीक है ना मैंने, ठीक है, गुणा में 173700, तो 9 3 27 19 निम्मा, ये 9 पर चला जाएगा, 9 5 45, 45 और 4 49 के आगे 2 0। अब मेरे को कमेंट चाहिए इसके बदले में भाई, ये फीस है इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की। आगे बढ़ूँ मैं, ये देखो देखो भाई, एक सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं, इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको शॉर्टकट भी बता सकता हूं। यहाँ पर सब जगह 1 है, यहाँ पर सब जगह 1 है, जब यहाँ पर 1 बदलेगा तो वो ट्रिक बदल जाएगी, फिर यहाँ पर नंबर बदलेंगे तो वो ट्रिक फिर बदल जाएगी। तो अल्टीमेटली मैंने एक चीज़ देखी है कि ये चीज़ें एक्चुअल एग्जाम में काम नहीं आ पाती हैं, आप भूल जाते हो, तो इसका देसी तरीका ही काम आएगा, वो ही रिलायबल है। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में कई दिन तक हम ये क्वेश्चन करते नहीं हैं, फिर हम वो भूल जाते हैं। करें फिर, देखो तो मैं करूंगा क्या, 1 + 1/4। तो अगर सिंपली 1 जुड़ रहा है तो आपको इतना तो पता ही है कि 1 + 3/5 क्या होगा, 5 और 3 8/5, या एक में से कुछ घटता है तो नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा दो, एक में जुड़ता है तो नीचे में ऊपर वाला जोड़ दो। ऐसे करने की जरूरत नहीं है, 5 एकम 5 फिर 3। अगर यहाँ पर अलग नंबर होते तो मैं ऐसे करता। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन को तो एटलीस्ट आप मन में कर सकते हो, मुझे फॉलो करना। 1 + 4 1/4, 5/4, तो पलट दो 4/5, तो 5 और 4 9/5, पलट दो 5/9, तो 9 और 5 14/9, 14/9 को पलट दो 9/14, फिर से एक में जोड़ रखा है, तो 9 और 14 23, 23/14, तो x की वैल्यू आ गई 23/14। अगर आपको लगे सर कल को ऐसे आ जाए, ऐसे, तो फिर मैं मन में नहीं कर पाऊंगा, तो ऐसे लिख लो, तो ये 2/5 हो गया। ठीक है, तो 2/5, फिर ऐसे कर लो, 2 3 6 और 25, 31/2, तो फिर ऐसे कर दो 31/2, ऐसे करके चलते जाओ। ये यूनिवर्सल है भाई, और यही करना पड़ता है एट द एंड, मैंने देख लिया है। एक्स की वैल्यू इतनी हो गई, वो भाई साहब इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो 7 × 23/14। देखो मेरा एम क्या है, मेरा एम है कि भाई एग्जाम निकले आपका, यहां पर हवा मार लूं, उसके बहुत सारे तरीके हैं।
मैं इतनी हवा मार दूं, मान लो किसी बंदे का आईक्यू ठीक है, चीज़ों को सीखने की उसके अंदर ललक है, तो हवा मारना भी तो सीख सकता है वो, बट उससे कोई बेनिफिट नहीं निकल रहा है। 24/2 12 प्रैक्टिकल 70 पर इंसानों की जिंदगी में सुधार नहीं हो पा रहा उससे, है ना। आगे बढ़े, तो ये टेक्स्ट सॉल्यूशन देख के कर लोगे। ये देखो भाई, ए बी सी डी जे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर उसने क्या बताया है, उसने ये बताया है, ये पहले आया हुआ क्वेश्चन है, इफ द डायगोनल ए सी बाइसेक्ट्स बी डी, बी डी को बाइसेक्ट कर रहा है, इसको मैं ओ मान लेता हूं, तो अगर यहाँ पर तो ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, अगर इसका रेशियो 2:3 भी होता है तो भी मैं आपको कंसेप्ट ऐसा बताऊंगा, यहाँ पर मैं 1:1 लिख लेता हूँ, ठीक है। तो कंसेप्ट ये है, अगर आपको याद हो बाद में इसका प्रूफ बताऊंगा। यहाँ पर उसने आपको क्या बताया है, ए बी की लंबाई, ये 3 साइड देकर चौथी की पूछता है इस इक्वेशन में, सी डी 15 है और इसकी इसने पूछी है, तो ठीक है। अब आप ये देखोगे कि इस डायगोनल ने इस डायगोनल को बाइसेक्ट किया है, तो आप ये देखो जो डायगोनल बाइसेक्ट हुआ है, जो 2 टुकड़ों में बटा है, किसके हिस्से में कितना आया, इसके हिस्से में आया 1 और इसके हिस्से में आया 1, तो इन दोनों के प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है ये 1 और इन दोनों के प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है ये 1। इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट उसी रेशियो में होगा जिस रेशियो में इस डायगोनल ने इस डायगोनल को बाइसेक्ट किया, यानी कि 1:1। अगर यहाँ पर 2:3 भी होता तो मैं कैसे लिखता, क्वेश्चन मार्क इंटू 15 बटे में 21.6 इंटू 12.5 इज इक्वल टू 2/3। अब रेशियो 1:1 है, तो मैं डायरेक्टली इनके प्रोडक्ट को इक्वेट कर सकता हूं। आपके दिमाग में आएगा कि सर ये कैसे आया, अभी बता देता हूं, ठीक। तो भाई 15 को ये नीचे 2 बारी 10 कर लो, कर लेते हैं सोल्व। 5 से ये जाएगा 25 पर, और 3 7 21, 3 दूनी 6, ठीक है। नीचे 100 है, 25 चौके 100, 4 से जाएगा 18 पर, ठीक है। अब ये कैसे आया, नीचे प्रूफ देख लो इसका। जब भी एक्चुअल में हो क्या रहा है पता है, जो एडी है, मैंने एडी लिया गुणा में डीसी लिया, और नीचे मैंने लिया है भैया ए बी गुणा में बी सी, ठीक है। जो एडी और डीसी है वो इस वाले ट्रायंगल के एरिया को रिप्रेजेंट करता है, इनका प्रोडक्ट, और जो ए बी और बी सी है उसका प्रोडक्ट इस वाले ट्रायंगल के एरिया को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। कैसे सर, देखो, अगर मान लो ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो अगर मैं ऊपर वाले ट्रायंगल और नीचे वाले ट्रायंगल के एरिया को कंपेयर करना चाहूँ और वो वाला फॉर्मूला यूज कर लूँ कि किसी ट्रायंगल की 2 साइड गिवन है, बीच का एंगल गिवन है, तो एरिया होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ वो 2 साइड गुणा में साइन थीटा। तो ऊपर वाली ट्रायंगल का एरिया होएगा हाफ इंटू ए डी इंटू डी सी गुणा में साइन थीटा, नीचे भी हाफ इंटू ए बी इंटू बी सी गुणा में साइन 180 माइनस थीटा। तो दोनों में हाफ आया वो कट गया, और साइन थीटा और साइन 180 माइनस थीटा सेम होते हैं, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो वो कट गया। तो एक्चुअल में ऊपर वाली और नीचे वाली ट्रायंगल का रेशियो कंपेयर किया मैंने एरिया का। और एक और बात, ऊपर और नीचे वाली ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या होता है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर जब 2 डायगोनल एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट करते हैं, तो कोई भी 2, या तो ऐसे 2 उठा लो या ऐसे 2 उठा लो, कोई भी ये आमने सामने वाली जब आप ट्रायंगल उठाओगे, इनके एरिया का रेशियो होता है जिस रेशियो में जिसके हिस्से में जितना डायगोनल का हिस्सा आया उतना ही। सर ऐसे क्यों होता है, देखो सिंपल सी बात है, कहां पर बनाऊं मैं इसका डायग्राम, यहां पे बना देता हूं। देखो ध्यान से देखिएगा, मान लो मैं इनका एरिया कंपेयर कर रहा हूं इनका, ठीक है। तो यहां से मैं एक हाइट बनाऊंगा ऐसे ऊपर वाले ट्रायंगल के एरिया के लिए, और नीचे वाले ट्रायंगल के एरिया के लिए मैं यहां से एक हाइट बनाऊंगा। तो ये जो ट्रायंगल है और ये जो ट्रायंगल है, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बनाई है, एक तो ये वाली और एक ये वाली, ये दोनों हमेशा कॉन्ग्रुएंट वो सिमिलर रहेंगी। क्यों सर, देखो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होएगा, हाँ जी सर, और एक 90 डिग्री का एंगल होएगा दोनों में, बिकॉज आप एल्टीट्यूड ड्रॉप कर रहे हो, तो 2 एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा भी इक्वल हो गया, ठीक है। तो सिमिलर होगी, और ये इनकी हाइपोटेन्यूज है दोनों का, तो इनकी हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो है वही इनकी हाइट का रेशियो होगा। आप बोलोगे जी हाँ सिमिलर ट्रायंगल है, और दोनों ऊपर और नीचे वाली ट्रायंगल दोनों का बेस सेम है, एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस दोनों का सेम है, तो सिर्फ हाइट के रेशियो जो होगा वही एरिया का रेशियो होगा। ये एक अलग कंसेप्ट है, वो एक अलग कंसेप्ट है, उनको मिक्स करके सवाल बनाया, डिफिकल्ट सवाल बन गया,
बस ये है। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाऊं, कर लोगे टेक्स्ट सॉल्यूशन से, तो इसीलिए डिफिकल्ट है ये मॉक टेस्ट। ठीक है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट भी शायद मेरे को नहीं लिखना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन इजी है, आप कर ही लोगे। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हमें निकालना है जी सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। ये कंसेप्ट जो है उसने नया नया पूछा है। ठीक है, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन और नॉर्मली स्टैंडर्ड डेविएशन, इसके बीच में क्या फ़र्क है ये मैं आपको बताता हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन जब आप निकालते हो तो आप क्या करते हो, देखो स्टैंडर्ड डेविएशन होती है वेरिएंस का अंडर रूट। वेरिएंस कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं एवरेज यानी कि मीन, जो कि उसने बता रखा है। ठीक, फिर उस मीन से हम डेविएशन निकालते हैं, जो भी ये वैल्यूज दी गई है उनकी, यानी कि 12 से इसका डिफरेंस है 2, 12 से 13 का डिफरेंस है 1। ठीक है, साइन मैटर नहीं करता, और हम उसका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो 12 से 10 का डिफरेंस है 2 का मैंने स्क्वायर कर दिया, 12 से 13 का डिफरेंस है 1 मैंने स्क्वायर कर दिया, 11 का डिफरेंस है 1 मैंने स्क्वायर कर दिया, 15 का डिफरेंस है 3 मैंने स्क्वायर कर दिया, ऐसे मैंने कर दिया। ठीक है, अगर आपको सिंपली स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी हो, ठीक है, तो आप यहाँ पर डिवाइड कर दोगे, जितनी भी नंबर ऑफ संख्याएं हैं, n की वैल्यू 5 है तो आप कर दोगे डिवाइड 5 से, डिवाइड बाई 5। लेकिन अगर आपको सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है या फिर सैंपल वेरिएंस निकालना है, तो आप यहाँ पर डिवाइड करोगे 5 माइनस 1 से, n माइनस 1 से। ठीक है, तो बिकॉज सैंपल वर्ड अटैच है तो मैं 5 के बजाय 4 से डिवाइड करूँगा, तो ये आ जाएगा अपना वेरिएंस 16/4 4, और स्टैंडर्ड डेविएशन होगी √4 यानी कि 2। तो आंसर इस ऑप्शन है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है मैं आपको एक शॉर्ट के माध्यम से भी बता चुका हूँ यूट्यूब पर। ठीक है, देखो स्टैंडर्ड डेविएशन हो गई, वेरिएंस हो गया, इन्हीं दो के साथ है ये, और कहीं पर नहीं है। और कहीं पर भी सैंपल वर्ड अगर उसने गलती से अटैच कर भी दिया तो भी सेम ही करना कैलकुलेशन, एन से ही डिवाइड करना, सिर्फ इन दो के साथ है। ये दोनों चीजें वेरिएशन मापने के लिए यूज होते हैं। कौन, वेरिएशन का मतलब क्या है, वेरिएशन यानी कि वेराइटी, कितने चेंजेस हैं। मान लो एक शहर की पॉपुलेशन के ऊपर मैं कुछ रिसर्च कर रहा हूँ, तो उसमें मान लो उनकी हाइट के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ कि कितनी वेरिएशन है लोगों की हाइट में, कोई कितना लंबा कोई कितना छोटा, ऐसे वेरिएशन। तो ये चीज़ें वेरिएशन को मापने के लिए यूज होती हैं। तो एक तो होती है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि पूरे शहर की पॉपुलेशन आपने ले ली, एक्चुअल में हर एक बंदे की हाइट आपने मापी। एक किसी बंदे ने बोला कि यार क्यों ऐसा कर रहा है भाई, पूरे सिटी की क्यों माप रहा है, तू तेरा दिमाग खराब है, एक सेक्टर को ले लेना, एक सेक्टर के लोगों को निकाल ले, बाकी सेक्टरों में भी लोग वैसे ही होंगे। बिल्कुल सही बात। तो इसको बोलते हैं सैंपल ले लिया आपने, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हो। लेकिन एक चीज है कि इस सेक्टर के अंदर लोगों की हाइट में जितनी वेरिएशन होगी, उससे ज्यादा वेरिएशन पूरे शहर में होगी। भैया वो तो बड़ी पॉपुलेशन है। तो जब आप एक सैंपल लेते हो तो आपको पता है उतनी वेरिएशन नहीं कैलकुलेट हो रखी होगी। तो फिर मैथमेटिशियंस ने ये डिसाइड किया जिस भी बेस पर कि यहाँ पर हम n की बजाय n-1 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर थोड़ा सा बड़ा आएगा। ऐसे कर रहे हैं फिर वो लोग, और हम पढ़ रहे हैं फिर। ठीक है भाई, बढ़ जाऊं आगे। इस क्वेश्चन को जल्दी से 3 तरीके से मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग अपनी हो जाएगी भाई। चलो, तो सबसे पहला तरीका उसने ऐसे बताया है, मान लो फर्स्ट राउंड में आपको लगे कि यार कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा मुझे पता नहीं, तो अगर आप मार्क एंड रिव्यू कर देते हैं तो आप बहुत बढ़िया डिसीजन लेते हैं भाई। अगर आपको फर्स्ट राउंड में रास्ता दिख जाता है और आप करते हैं तो बढ़िया है, अगर आपको रास्ता नहीं दिखता फिर भी आप करते हैं तो गलत डिसीजन। ठीक, ओके। देखो, तो उसने ये बताया है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका जो हाइपोटेन्यूज है वो 20 है और जो पेरीमीटर है वो 48 है। अगर पेरीमीटर 48 है यानी कि तीनों साइड की लंबाइयों का सम 20 है, तो इन दोनों लंबाइयों का सम कितना हो जाएगा, इन दोनों का 48 में से 20 गए 28। ठीक, तो एक तो आप कर सकते हो हिट एंड ट्रायल, क्योंकि 3 4 5 के ट्रिपलेट को बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। तो आप ऐसे देख सकते हो कि भैया कि 5 का 4 गुना हो रखा है 20, है ना, तो 3 और 4 का सम होता है 7, तो क्या 7 का 4 गुना है क्या, जी हाँ 7 का 4 गुना है। तो आपने पकड़ लिया ट्रिपलेट। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज 3 4 5 को बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, आपको पता ही है। ठीक है, तो एक तो ये तरीका है।
फिर आपको एक्चुअल में 3 का 5 गुना 15, 4 का 5 गुना 7 गुना 5, अच्छा 4 गुना था, तो ये मैं सोचूं हाइपोटेन्यूज के बराबर क्यों आ गया अभी। 3 चौके 12 और 4 चौके 16, तो आपको साइड्स पता लग गई, एरिया बता दोगे। ठीक है जी। अब दूसरा तरीका करते हैं दोस्त। दूसरा तरीका ये है भाई, आपको ये पता है कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया होएगा R इंटू में S, उस ट्रायंगल के इन सर्कल का रेडियस और सेमी पेरीमीटर। ठीक है, तो सेमी पेरीमीटर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पूरा पेरीमीटर है जी 48, तो सेमी पेरीमीटर हो गया जी 24। और आपको एक और बात पता होनी चाहिए, ये बात पता होनी चाहिए कि सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू हाइपोटेन, या फिर इसको भी छोड़ो, मैं और इजी कर देता हूँ, ये भी रिवाइज करवा देता हूँ चलो, कि सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज प्लस इन रेडियस। ठीक है, सेमी पेरीमीटर होता है तीनों साइड का हाफ, और आपको इतना पता होगा कि इस पॉइंट से लेकर ये लेंथ और ये लेंथ सेम है, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट, और ये लेंथ और ये लेंथ सेम है, और इस पॉइंट से ये लेंथ और ये लेंथ सेम है। ठीक है, तो यानी कि ये लेंथ 2 बार आई, ये 2 बार आई, ये 2 बार आई। ठीक है, तो ये होता है, अगर 90 डिग्री के कोने में एक सर्कल फंस जाए तो वहां पर हमेशा स्क्वायर बनता है, और उसका रेडियस होता है, स्क्वायर बनता है, और स्क्वायर की साइड होती है सर्कल के रेडियस के बराबर। तो और अगर इसकी लंबाई x है तो इसकी भी लंबाई x है, यहाँ से यहाँ तक, ये y है तो ये भी y है। मैं इसको प्रूव करके दिखा रहा हूँ आपको। तो सेमी पेरीमीटर में क्या होता है, पेरीमीटर का हाफ, यानी कि 2y 2x और 2r में से एक x एक y और एक r आ जाएगा। हाइपोटेन्यूज में आ जाते हैं y और x, और एक हो गया जी r, इसलिए इक्वल होते हैं। अदरवाइज इसको मारो गोली, अननेसेसरी में बताने लगा। अब इतना भी रिवीजन मैं कैसे करवाऊँ आपका मॉक में इतना ज़्यादा। चलो, तो आपको इतना पता है कि इस सर्कल का जो रेडियस है, इन रेडियस, वो क्या होता है, वो होता है कि इन दोनों साइड का सम माइनस में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस में हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास परपेंडिकुलर और बेस का सम तो पड़ा है ना भाई साहब, अलग अलग क्यों चाहिए। ये 20 है, इन दोनों का सम 28 है, तो 28 माइनस 20 बटे में 2 यानी कि 4, ये है 4, तो आ गया ना एरिया 24 के 96। ठीक है, तीसरा तरीका अब समझाऊंगा नहीं, जस्ट बता देता हूँ हिंट। इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये 20 है, ये x है, आपको पता है दोनों का सम 28 है, तो इसको आप 28 माइनस एक्स मान सकते हो, और इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, x की वैल्यू आ ही जाएगी। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ये आप पॉज करके कर लो टेक्स्ट सॉल्यूशन से, ये भी पॉज करके कर लो भाई, हो जाएगा। ये एक्सप्लेन करता हूँ, देखो इजी ही क्वेश्चन है बट वैसे ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसने ये बोला है एक आर्टिकल को वो बेच रहा है 3/4 ऑफ मार्केट प्राइस। ठीक है, तो उसने मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस के प्रॉफिट एंड लॉस में कितने प्राइस होते हैं, 3 ही होते हैं, तीनों के बीच में रेशियो दे दिया। तो बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के आप ऐसे कर सकते हो, इससे दिमाग पर जोर नहीं पड़ता, कुछ सोचना ही नहीं पड़ता बहुत ज़्यादा। रेशियो को मर्ज करके इन दोनों का रेशियो बता दिया कि भैया सेल मार्केट प्राइस से 3/4 में बेच रहा है, ये 4 है तो ये 3 है। फिर बोला फिर भी इतना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट लॉस, यानी कि इन दोनों का रेशियो बता दिया, कर लो मर्ज। ऊपर वाले रेशियो से नीचे वाला डबल है तो इसको भी डबल किया, सब का रेशियो आ गया। तो अगर मार्केट प्राइस पर ही बेच दे तो भाई साहब 3 का फायदा 5 पर 60%। आगे बढ़ते हैं, पॉज करके कर लो टेक्स्ट सॉल्यूशन से, ये भी पॉज करके कर लो भाई। ये देखो इजी क्वेश्चन है फिर भी बता रहा हूँ। ये शॉपकीपर बाय शुगर एट ₹40 पर केजी, तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, 10% शुगर डैमेज हो गई भाई की, ठीक है, और बची हुई शुगर को इस रेट पर बेचना चाह रहा है कि ओवरऑल उसको 26% प्रॉफिट हो। ठीक है, तो कितने रेट पर बेचे, तो पहले वाला जो रेट है 40 रुपये। ठीक है, अब मैं हर एक चीज़ का इम्पैक्ट देखूंगा 40 पर। अगर सिंपल ये क्वेश्चन होता कि 40 में लाया और 10% फायदा कमाना है तो आप क्या करते, 110/100, आप बोलते बेटा 44 में बेचते। तो पहले वाले रेट का कुछ ना कुछ गुणा होएगा ना इन चीज़ों के कारण, तो मैं सीधा 40 के ऊपर इम्पैक्ट देख रहा हूँ। तो यहाँ पर हुआ क्या, अगर उसकी आधी शुगर खराब हो जाती ना, आधी शुगर खराब हो जाती, तो आप ये बोलते यार शुगर आधी रह गई, तो एक काम कर, तेरे को फायदा नहीं भी कमाना ना तो डबल में बेच दे। शुगर आधी रह गई तो डबल रेट पर बेचते। ऐसे ही अब शुगर रह कितनी गई, 10% खराब हो गई,
तो शुगर रह गई 9/10, 90/100। तो भैया अगर उसको फायदा नहीं भी कमाना ना तो 10/9 गुना तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो नुकसान हो जाएगा ना। ठीक, तो ये तो डैमेज के कारण मैंने डैमेज वाला फैक्टर हैंडल कर लिया। अब उसको 26% प्रॉफिट चाहिए, तो ये लो भाई 26% प्रॉफिट दे दो, बात खत्म, आ गया उत्तर। ठीक है, करें 2 जीरो से, 2 जीरो हो गई, 9 से चला गया ये 14 पर, 14 चौके 56, 56 रुपये में बेचेगा। ठीक है, आगे बढ़ू। इजी क्वेश्चन है भाई, ये भी अगर आपको पता है तो आप फर्स्ट राउंड में कर सकते हैं। बट हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर जब आपको दे रखा हो ओड्स अगेंस्ट, ओड्स इन फेवर ऑफ, तो आपको ध्यान रखना। इसका बेसिक चीज बता देता हूँ। ओड्स इन फेवर ऑफ ए सॉल्विंग ए प्रॉब्लम का मतलब है कि सॉल्व करेगा, उसके फेवर में 2 आउटकम है, और सॉल्व नहीं करेगा उसके फेवर में 3 आउटकम है। यानी कि अगर वो 5 बार प्रॉब्लम को सॉल्व करता है तो 2 बार वो सॉल्व कर देता है, 3 बार वो सॉल्व नहीं करता है। तो सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी होगी 5 में से 2 बार सॉल्व करता है तो 2/5, सॉल्व ना करने की प्रोबेबिलिटी 3/5। ऐसे ही ओड्स अगेंस्ट बोलता है तो सॉल्व ना करने की, ओड्स अगेंस्ट सॉल्विंग, तो सॉल्व ना करने की पहले दे देगा। तो अगर ये 5 बार प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठे ना भी, तो 3 बार तो सॉल्व नहीं करता, 2 बार सॉल्व करता है। ठीक, एक तो ये कंसेप्ट। दूसरा हो गया कि भैया एग्जैक्टली वन ऑफ देम कर दे प्रॉब्लम को सॉल्व, तो सीधी सी बात है भैया, या तो ए सॉल्व कर दे और बी ना करे, या फिर क्या होएगा, ए सॉल्व ना करे तो बी सॉल्व कर दे। एग्जैक्टली वन तो ऐसे ही आएगा, तो देखते हैं। तो मैं प्रोबेबिलिटी निकालता हूं कि ए सॉल्व कर दे। ए 5 में से 2 बार सॉल्व करता है, तो ए के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 2/5, और बी सॉल्व ना करे, क्योंकि बी भी सॉल्व कर देगा तो दोनों ने सॉल्व कर दी, उसने बोला एग्जैक्टली एक सॉल्व करे। तो बी के सोल्व 3 बार सोल्व नहीं करता 5 बार में से, तो सोल्व ना करने की प्रोबेबिलिटी ये है। और या तो ये होगा या ये, इसलिए ऐड कर रहे हैं। ए सोल्व ना करे 3/5। अब देखो यहां का एग्जैक्टली उल्टा है ना, यहाँ पे ए ने सोल्व किया तो ए ने नहीं किया, बी ने नहीं किया तो बी ने किया। तो यहीं से आप उठा भी सकते हो कि 2/5 को अगर आप 5 में से 2 बार सोल्व कर रहा है तो 3 बार नहीं कर रहा, या 1 में से घटा लो। फिर वहां पर इंफॉर्मेशन लेने के लिए वहां पर जाने की जरूरत नहीं है। तो नीचे आ गया भाई साहब 25, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 और 6 12, 12/25। आगे बढ़ते हैं, पॉज करके कर लो भाई, इजी क्वेश्चन है, ये भी पॉज करके कर लो, इजी क्वेश्चन है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, देखो कितना इजी क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आगे बचे हुए हैं और लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। मान लो उनको श्योर नहीं है कि भैया, या फिर और भी छोड़ो, और भी छोड़ो, और पहले चलते हैं। हाँ, मान लो आप श्योर नहीं हो कि आपसे क्वेश्चन निकलेगा, श्योर नहीं यानी कि आपको रास्ता दिख नहीं रहा, आप इसमें फंसे हुए हो, और आगे ये क्वेश्चन वेट कर रहा है, आगे ये क्वेश्चन वेट कर रहा है, ऐसे ही एग्जाम में होएगा। तो इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ, जब फर्स्ट राउंड में रास्ता नहीं दिख रहा है किसी क्वेश्चन को करने का, तो मत करो, क्योंकि आगे एक ऐसा क्वेश्चन वेट कर रहा है जिसका आपको रास्ता दिख रहा है। उसको छोड़ना चाह रहे हो क्या आप? आगे ऐसे क्वेश्चन वेट कर रहे हैं और आप उलझे पड़े हो। स्टार्टिंग में वो पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन में हर महीने 4 ऐड कर रहा है, आप उसमें अटके पड़े हो, और आगे ऐसे क्वेश्चन वेट कर रहे हैं। ठीक है भाई, ये देखो भाई, इफ सम ऑफ 7 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज टी, 7 कंसेक्यूटिव इंटीजर है उनका सम टी है। तो भैया अगर 7 कंसेक्यूटिव इंटीजर है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां, लिखने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो 7 कंसेक्यूटिव इंटीजर है तो उसकी एवरेज क्या होगी, वैसे तो पहले ही हमें दिख जाता है, 7 है तो चौथा पहले ही पता है, अदरवाइज कैसे निकालोगे, 7 + 1/2, चौथे नंबर पर जो होगा ये एवरेज होगी। ठीक है, अगर उन सब का सम टी है और 7 है, वो सम टी है, तो एवरेज क्या होगी, T/7। तो यानी कि चौथा जो है वो T/7 है। अब वो बोल रहा है कि भैया पहले वाला बता दो, तो भैया चौथा अपने पास है, अगर एक पहले वाला बताना है तो आप एक घटा दोगे, क्योंकि कंसेक्यूटिव इंटीजर है ना भैया। अगर कंसेक्यूटिव इवन नंबर होते तो एक स्टेप पीछे आने के लिए मैं 2 घटाता, कंसेक्यूटिव 7 के मल्टीपल होते तो एक स्टेप पीछे आने के लिए 7 घटाता। तो कंसेक्यूटिव इंटीजर है तो आपको 3 स्टेप पीछे आना है तो 3 घटा दोगे, तो ये हो जाएगा T/7 - 3। मन ही मन में भी कर सकते थे इसको, T - 21/7। ठीक है, आगे बढ़ जाए,
पॉज करके कर लोगे भाई ये भी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो एक बार। आप जब क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको साफ साफ दिख जाएगा, तीनों साइड गिवन है, मैं एरिया निकाल लूंगा। स्क्वायर का एरिया इतना बड़ा है तो 21 जोड़ूंगा, स्क्वायर का एरिया आएगा और उससे साइड आ जाएगी। रास्ता दिख तो रहा है ना क्वेश्चन को करने का। हाँ, अब हड़बड़ा नहीं जाना है कि ऐसा तेज निकालूंगा एरिया कि देखते रह जाओगे। नहीं भाई, जितनी स्पीड से आपकी कैपेबिलिटी है उतनी से निकाल लो, नहीं दोबारा करोगे ना तो हो गया ना नुकसान। फर्स्ट बार में इतनी स्पीड से करो, एक्यूरेसी बनी रहे, दोबारा ना करना पड़े, शांति से। ये भी पॉज करके कर लो भाई। ये क्वेश्चन कर लेते हैं, यहाँ पर भी एक कंसेप्ट में रिवाइज करवा देता हूँ। देखो पहले कंसेप्ट ही कर लेते हैं। मान लो अपने पास स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, फर्क नहीं पड़ता है दोस्त। तो इसके बाहर ऐसे एक रास्ता बना दिया है, ठीक है। तो एक रास्ता बना दिया, तो यहाँ का एरिया, एरिया ऑफ पाथ पता है क्या होगा? एरिया ऑफ पाथ होगा अगर बाहर रास्ता बना दिया है। अगर आप ध्यान से देखो तो मज़ा आ जाएगा आपको। ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, तो ये जो पाथ है ये देखो इसकी लेंथ के अलोंग है और इसकी विड्थ मैंने दे दी है w। तो विड्थ w है, लेंथ के अलोंग है, आप बोलोगे जी हाँ सर। इसकी ब्रेड्थ के अलोंग भी है, आप बोलोगे जी हाँ सर। फिर से इसकी लेंथ के अलोंग है, आप बोलोगे जी हाँ सर। बोलोगे कि नहीं बोलोगे ये बताओ पहले तो। अब इसकी ब्रेड्थ के अलोंग भी है, ठीक है। तो कुल मिला के ये रास्ता अगर मैं इन चारों टुकड़ों को जोड़ दूं तो इनकी लंबाई कितनी होगी? 2 बारी तो लेंथ और 2 बारी ब्रेड्थ, तो यानी कि इनकी लंबाई होएगी पेरीमीटर जितनी। 2 बारी लेंथ और 2 बारी ब्रेड्थ क्या है? पेरीमीटर। इसके पेरीमीटर के चारों तरफ ये रास्ता बना तो हुआ है, पेरीमीटर तो हो गई लंबाई और डब्ल्यू हो गई विड्थ रास्ते की। लेकिन इसके अलावा भी 4 टुकड़े बचे हुए हैं, 4 स्क्वायर बचेंगे। ये इन स्क्वायर की लंबाई और चौड़ाई होगी डब्ल्यू प्लस 4 कोने बच जाएंगे। तो जब रास्ता बाहर हो तो ये चीज, क्योंकि 4 कोने बच जाएंगे। जब रास्ता अंदर बना दे कोई तो -4w² कर लेना, दैट्स इट। क्यों? खुद बना के देख लो, पता लग। ये कोने बार बार काउंट हो जाते हैं पूरा पेरीमीटर काउंट करने में, ठीक है। तो ये है एरिया ऑफ द पाथ, जो कोई ने, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट बताता हूँ जो कोई नहीं बताता, बहुत सारे। उतना चिल्ला के मैं मार्केट नहीं करता, ठीक है। 1 मिनट रुको भाई, फोन आ रहा है। हाँ जी, करते हैं फिर। तो सिंपली जैसे ही आप इस क्वेश्चन को देखोगे, बिकॉज आपको पहले ये कंसेप्ट मैंने दे रखा है, हमने कर रखा है पहले, यूट्यूब पर हो या जहाँ पर भी मैं मेंसुरेशन 2D पढ़ा है मैंने, ठीक है। द विड्थ ऑफ पाथ अराउंड ए स्क्वायर फील्ड इज दिस मच मीटर एंड इट्स एरिया इज दिस मच, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। तो अपने पास एक स्क्वायर पाथ है, तो उस स्क्वायर की साइड मैंने मान ली है दोस्त ए, ठीक है। एरिया ऑफ द पाथ क्या होता है? जो बाहर की तरफ हो, पेरीमीटर इंटू में विड्थ ऑफ पाथ। तो अगर स्क्वायर की साइड ए है तो पेरीमीटर हो गया 4a, ओके जी। पेरीमीटर गुणा में विड्थ, विड्थ उसने दे रखी है 3.5 यानी कि 7/2। तो पेरीमीटर इंटू विड्थ बटे में प्लस में 4 और छोटे छोटे स्क्वायर बनते हैं विड्थ की साइड के। विड्थ कितनी है? 3.5, तो 7/2 इंटू 7/2, 4 और स्क्वायर होते हैं कोनों पर, इज इक्वल टू पाथ का एरिया आ जाता है जो कि है 189, ठीक है दोस्त। तो 7 7 49, 49 उधर जाके घटेगा तो आ जाएगा 140, ठीक है। और ये हो गया जी 7 दूनी 14a, 14a की वैल्यू 140 यानी कि a इज इक्वल टू 10। क्या पूछ रहा हो? फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द स्क्वायर फील्ड। अब स्क्वायर फील्ड फेंस करना है, यानी कि ये वाला जो इसके चारों तरफ पाथ है उसको नहीं करना है। अगर उसको फेंस करेगा वो, तो स्क्वायर की साइड अगर 10 है तो 3.5 इधर बढ़ गया, 3.5 इधर, 7 बढ़ जाएगा अगर उसने उस रास्ते को बाहर से फेंस करना है, तो ये भी ध्यान रखना। लेकिन अब वो फेंस कर रहा है स्क्वायर को, तो 10 10 10 10, पेरीमीटर है जी 40, तो 40 मीटर की लंबाई पर 50 रुपए के हिसाब से 2000 रुपये लग जाएंगे, ठीक है भाई। इसी के साथ आज का मॉक पूरा हो गया। तो आपने कमेंट करके बताना है, कमेंट करके हमेशा बताना है, ठीक है। अगर मैं ना बोलूँ तो भी आपको अपना फीडबैक देना है भाई, ठीक है। बाकी अगले मॉक के अंदर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर। आगे रीजनिंग का देख लो। तो स्टार्ट करते हैं अब हम रीजनिंग के सॉल्यूशंस के साथ।
तो पहला ही क्वेश्चन आपको दिया गया था क्लासिफिकेशन से रिलेटेड, जिसमें आपको 4 पेयर्स दिए गए हैं नंबर्स के, आपको डिफरेंट पेयर जो है वो फिगर आउट करना था। तो एक बार देख लेते हैं नंबर्स कौन कौन से हैं। सारे के सारे परफेक्ट स्क्वेयर्स हैं, ध्यान से देखो। ये 15 का स्क्वायर है तो ये 17 का स्क्वायर है, ये 7 है तो ये 9 का स्क्वायर है, ये 19 का स्क्वायर है तो ये 21 का स्क्वायर है, ये 16 का स्क्वायर है तो ये 17 का है। ये कंसेक्यूटिव नंबर्स का स्क्वायर है, दो क्रमांगत संख्याओं का वर्ग है। इसके अलावा जितने भी ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, हर ऑप्शन के अंदर ऑल्टरनेट नंबर्स का आपको स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए आपका डी ऑप्शन जो है वो बाकियों से भिन्न था। नेक्स्ट, सीरीज को कंप्लीट करना था। आप चाहे ऑप्शन का रेफरेंस ले सकते थे, लाइक ऑप्शन का रेफरेंस भी कैसे लेंगे। अब हर ऑप्शन में पहला एलिमेंट मतलब नंबर को जज कर लो। 24 है, 22 है, 22 है, 20 है, तो नंबर से आपको क्लियरिटी मिल जाएगी, क्या पता आपका डायरेक्ट आंसर बन जाए। अगर आपका नंबर यहां पर 22 क्रिएट हुआ, फिर दूसरे लेटर से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलो करके देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले 2, 2 से 4, 4 से 8। ध्यान से देखिए, 2 से 4 2 नंबर बढ़ गए, 4 से 8 4 नंबर बढ़ गए, 8 से 14 6 नंबर बढ़ गए। यहां से देखो नंबर की बात करें, पहले 2 नंबर बढ़े, 4 से 8 4 नंबर बढ़े, 8 से 14 कितने नंबर बढ़े, 6 नंबर बढ़े। फिर आगे क्या होगा, 8 नंबर बढ़ेंगे। 14 और 8 कितना हो गया, 22। मतलब कि आपका डी और ए ऑप्शन तो एलिमिनेट हुआ। अब लेटर से ही आपका आंसर आ जाने वाला है। 26 में 3 कम कर दो 23, में 5 कम कर दो 18, में 7 कम कर दो 11। पहले 3 नंबर कम हो रहे हैं, फिर 5 नंबर का डिक्रीमेंट आया, फिर 7 का डिक्रीमेंट आया, आगे कितने का आएगा, 9 का डिक्रीमेंट। अगर हम 11 में 9 नंबर कम करते हैं तो लेटर कौन सा आ जाएगा, बी, मतलब कि सी ऑप्शन आपका आंसर था। जरूरी नहीं है कि आपको सबसे पहले नंबर ही पिक करना है, आप डायरेक्टली पहले लेटर भी पिक कर सकते थे या तीसरे एलिमेंट की तरफ भी फोकस कर सकते थे। बस इतना मैं कहना चाहूंगा, जब भी इस नेचर का क्वेश्चन आए कि आपका 3 एलिमेंट्स कैटेगराइज करके सीरीज सॉल्व करनी पड़ रही है, हमेशा ऑप्शन का रेफरेंस जरूर लेना। आपको तीनों के तीनों एलिमेंट को क्रिएट करने की नीड कभी भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट, मिरर इमेज का क्वेश्चन मैंने यहां पर रखा है कि राइट साइड पे अगर मिरर प्लेस कर दिया जाए तो इसकी इमेज क्या रहेगी। आई थिंक इसमें बताने वाला कुछ है नहीं। जितना ऑब्जेक्ट मिरर से जितना नजदीक होगा उसकी इमेज भी नजदीक बनेगी, जितना दूर होगा उसकी इमेज भी दूर बनेगी। अब अगर मैं सिर्फ सिंगल ऑब्जेक्ट को टारगेट करूं तो ये एज इट इज आपको दिया गया है, ये नीचे की तरफ कैसे शिफ्ट हो गया, आंसर सी ऑप्शन ही आ रहा है। ठीक है, ऊपर की तरफ होना चाहिए ना, इसकी इन्वर्ट फिगर दिखनी चाहिए थी। ओके, देखते ही अटेम्प्ट करना था ये भी। सबसे पहले c ग्रेटर देन x, c यहां का पार्ट है, x यहां का पार्ट है, बट ध्यान दीजिए s अगर c के इक्वल है तो मैं s को c के साथ रिप्लेस कर सकता हूं। तो c अगर x से ग्रेटर है तो साइन का फेस, अगर मैं s को c के साथ रिप्लेस करता तो साइन का फेस तो c की तरफ ओपन होना चाहिए, तो x की तरफ ओपन है, तो पहला निष्कर्ष तो टोटली रॉन्ग हुआ आपका। दूसरा देखिए, कहता t ग्रेटर देन x, अगर t ग्रेटर देन x है तो वही बात आती है, t ग्रेटर देन c तो है बट c फर्दर ग्रेटर देन x नहीं है, तो t ग्रेटर देन x भी क्या हो गया, रॉन्ग ही हुआ। रीजन बीइंग, अगर यहां पर s और c कॉमन है तो मैं यहां पर पहले c को s के साथ रिप्लेस कर देता हूं। t क्या है, s से बड़ा हुआ, बट s जो है वो x से छोटा है। अगर s x से बड़ा होता तो फर्दर हम कह देते t जो है वो x से भी बड़ा है। यहां पर साइन एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, ओनली 3 इज ट्रू वाला है नहीं कंक्लूजन अपने पास ऑप्शन, तो आंसर डी ऑप्शन। आपको तीसरे को देखने की नीड नहीं है। ये स्मार्टली प्ले करने वाली टेक्निक है थ्रू ऑप्शंस, बट वो तभी पॉसिबल हो पाएगा अगर आप अपने लॉजिक्स और आंसर को लेके कॉन्फिडेंट हैं। ठीक है, तभी तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन पे जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता चल चुका है पहला और दूसरा तो गलत है। अगर पहला दूसरा गलत है, हमें सही वाला बताना है, तो ओनली 3 इज ट्रू, केवल निष्कर्ष 3 सही है, ऐसा ऑप्शन होता, वो तो गिवन ही नहीं है। अकेला 3 ऑप्शन सही नहीं है तो नन ऑफ द कंक्लूजन इज ट्रू, कोई भी इनमें से निष्कर्ष सही नहीं है, यही होगा आंसर, क्योंकि गिवन ऑप्शन में से ही हमें चूज करना है कुछ ना कुछ। चलो आपकी तसल्ली के लिए हम तीसरा कंक्लूजन भी देखेंगे। अब p ग्रेटर देन इक्वल टू c, वही बात आती है, s को c के साथ रिप्लेस कर दो तो वो p बड़ा बनेगा c से, इक्वल थोड़ा बन पाएगा। नेक्स्ट, ये आप ही की अप्रोच है भाई, इसमें मैं क्या ही हेल्प करूं। प्रायोरिटी हम दे सकते हैं, ये देखो 6 2 से
6-1 को अवॉइड कर सकते हो, जहां पर ऑप्शंस की रेपिटेशन ज्यादा होती है उनको पहले प्रायोरिटी दिया करो। 6T2, टी और एच, टी और एच के अलावा लेटर देख लो क्या है, RYTI। अगर टी और एच के बाद मैं एक वोवल प्लेस करता हूं तो कौन सा आएगा, आई, क्योंकि वोवल से आपको वर्ड की सेंस पता चल जाती है। ठीक है, अगर मैं रखता हूं THI मतलब 5 भी आपको गिवन है, RY 30 वर्ड बन रहा है देखो, THI RTY। RTY के बारे में बात करें तो मतलब 143, 143 वाला बी ऑप्शन है आपका। अगला चलो, विद इन द नंबर्स देखो, यहां से जज करो, ये 56 है, ये 3636, फिर 14000 कुछ बन रहा है, मतलब के डिफरेंस लेके तो बात बनेगी नहीं, मल्टीपल सोचने पड़ेंगे। मल्टीपल भी कैसे सोचोगे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू का रेफरेंस लेके। ध्यान से समझना, या तो इसको 60 मान लो या तो 50 मान लो। हमें नंबर्स के मल्टीपल भी ऐसे ही सोचना है ताकि मैं इजीली कैलकुलेशन कर पाऊं। ये नहीं कहना कि 56 को किससे मल्टीप्लाई करें, 5 से करें, 4 से करें, 6 से करें कि 200 के करीब पहुंचे, ऐसा नहीं करना। अप्रोक्सीमेट वैल्यू का रेफरेंस लेके चलो। अगर मैं इसे 50 मान लेता हूं, 50 के 4 गुना से ज्यादा है, ठीक है। अब 50 का 4 गुना करूंगा, अकेला 50 का तो 4 गुना करने से रहा, 56 है तो मुझे 6 का भी 4 गुना कंसीडर करना पड़ेगा, यहां पर 6 का भी 4 टाइम्स चलेगा। तो अगर 50 का 4 टाइम्स 200 है तो 56 का 4 टाइम्स कितना होगा, 224, मतलब ये इसके 4 टाइम्स के कहीं ना कहीं क्लोज है। अगर मैं 56 का 4 गुना करता हूं तो वो तो होता है 224, 224 में 4 जोड़ूंगा तभी 228 बनेगा। सिमिलरली यहां से यहां आ जाते हैं, अब इसको कंसीडर करो 225, 228 नहीं लेना, 225 आप इजी कैलकुलेट करके मल्टीपल बना सकते हो। 225 का 4 गुना होता है 900, समझ में आ गई बात। ऐसा नहीं करना तो पहले 200 का 4 गुना 800, फिर इधर आ जाएगा 25 का 4 गुना, हो गया 100, 900 बन गया ना। तो 225 का अगर 4 गुना 900 है तो 228 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 912, 3 और बढ़ेंगे ना इधर। तो अगर मैं 4 गुना कर दूं तो कितना हो जाएगा, 912, मैं 4 कम करूंगा तो 908 बना। तो यहां पर देखो साइकिल क्या चल रहा है, पिछली संख्या को 4 से गुना तो किया जा रहा है, उसका 4 गुना तो किया जा रहा है, तो पहले उसमें 4 नंबर बढ़ाए गए, फिर 4 नंबर कम किए गए, फिर 4 नंबर बढ़ाए जाएंगे। रेफरेंस ले लो चाहे, 900 का 4 गुना कितना हो गया, 3600, 8 का 4 गुना कितना हो गया, 32, तो 3632 तो ये बन रहा है। 3632 में पहले +4 फिर -4 फिर +4 करेंगे तभी तो 3636 बनेगा। तो हमें साइकिल पता चल चुका है, तो ये बना होगा × 4 -4 करके, ऑल्टरनेट प्लेस में है ना। देखो अब ये संख्या 56 जो है, किसी संख्या का 4 गुना करके उसमें 4 सब्ट्रैक्ट की तभी जाके 56 बना। किसी संख्या का 4 गुना करके उसमें से 4 कम करोगे तभी 56 बनेगा ना। तो वो या तो इक्वेशन के थ्रू सॉल्व कर लो या ऐसे हिट एंड ट्रायल, इसको 4 वापस दे दो, 4 माइनस करके 56 बना ना, 4 इसमें जोड़ दो, कितना हो गया 60। तो 60 किसका 4 टाइम्स है, 15 का। समझ में आ गई बात। अदरवाइज यहां पर x की वैल्यू डिटरमिन कर लो आप। नेक्स्ट, ब्लड रिलेशन का केस है असर्शन रीजन की फॉर्म में। मतलब कोशिश हमारी यही है कि आपको हर कैटेगरी यहां पर इंक्लूड करवा के दें, क्योंकि अनसर्टेनिटी है। देखो एडिक्विटी बेस्ड आपका फर्स्ट टाइम हो रहा है टीयर 2 का पेपर, तो अनसर्टेनिटी है, क्या पता किस वे से आपको क्वेश्चन मोल्ड करके पूछ लिया जाए। तो अवेयरनेस होनी चाहिए आपके मन में, ये डाउट नहीं होना चाहिए भाई इस कैटेगरी को तो आपने इंक्लूड करवाया ही नहीं है कभी। तो कहीं ना कहीं जो जो एक्सपेक्टेड है ना, अदर देन एसएससी, जितने भी एसएससी एग्जाम के अंडर एसएससी के अंडर एग्जाम्स हुए हैं या एसएससी से मिलते जुलते एग्जाम्स हुए हैं, वो सारी की सारी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको इंक्लूड करवा के दे रहा हूं मैं। ठीक है, किसी मॉक में मिलेगी, किसी मॉक में नहीं मिलेगी, मतलब आपके मन में ये नहीं रहेगा मलाल कि हाँ भाई ये तो कभी देखा ही नहीं है क्वेश्चन, तो छोड़ क्यों ना आए। तो छोड़ने वाला ऐसा कुछ रीजन नहीं है आपका एग्जाम में, आपको हर वैरायटी का क्वेश्चन यहां पर करवा दूंगा मैं, सारे के सारे मॉक्स के अंदर। ठीक है, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो यहां पर आपको कोडेड रिलेशन का केस गिवन है, 3 इक्वेशन दे दी गई। अब यहां पर आपको क्या गिवन था, इधर फाइंड आउट, फाइंड कंप्लीट नहीं है, चलो मॉक में आपको करेक्ट फॉर्म में मिलेगा। आपको पता करना था कि एक एक इक्वेशन दे दी गई है, दिस वन। इस इक्वेशन में एक एजर्शन है, एजर्शन है मतलब एक कथन दे दिया गया कि L जो है वो J की बहू है।
एल जे की बहू अगर ये कथन है तो इसका निष्कर्ष निकालने के लिए इन दोनों में से कौन सा रीजन जो है वो वैलिड होगा। तो उसके लिए आपको जो है पहले वो इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे कहते हैं m माइनस एन, m माइनस एन का मतलब क्या है, m n की बहन है, सिस्टर है। उसके बाद हम प्लस क्या रिप्रेजेंट करता है, फादर, तो n जो है वो फादर, पिता है किसका, o का। फिर है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का रिप्रेजेंट करता है डॉटर, तो o बेटी है किसकी, l की। इतना हो गया क्लियर। तो ये बनी अपनी इक्वेशन, ठीक है, जिसको गिवन था हमने सॉल्व करके देख लिया। अब कथन क्या कहता है, हमें क्या चाहिए, l जो है वो j की कौन है, बहू। अगर l j की बहू है तो j जो है वो n क्या फादर या मदर में से कुछ होना चाहिए, तभी l j की बहू बनेगी ना। या तो j n का फादर होना चाहिए या मदर होनी चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब n जो है वो j का चाइल्ड होना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो कैसे बनेगा, पहले अगर मैं j मल्टीप्लाई m करता हूं तो मल्टीप्लाई क्या रिप्रेजेंट करता है, डॉटर, तो यहां तो j m की डॉटर बनेगी। अगर मैं फर्स्ट वाले को इंक्लूड करता हूं, j तो m की डॉटर बनेगी, क्या इससे l j की बहू बनेगी, डॉटर इन लो, बिल्कुल भी नहीं। तो पहला कारण तो गलत हो गया। दूसरा कहता है j प्लस m, प्लस का रिप्रेजेंट करता है फादर, तो j जो है वो कहता है m का पिता है। अगर j m का पिता है तो वो तो n का भी पिता हुआ। अगर j n का फादर है, n j का सन हुआ, तो सन की वाइफ कौन हुई, डॉटर इन लो। तो मतलब यहां पर जो एजर्शन है उसके पीछे का रीजन कौन सा होगा, ओनली बी इज द रीजन बिहाइंड द एजर्शन। ये हल्का सा एरर है, ये मैं करेक्ट करवा दूंगा, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है यहां पर। यहां पर क्या रहेगा, ओनली बी इज द रीजन बिहाइंड दिस एजर्शन। ओके, चलो अगला क्या रहेगा, हिंदी में तो क्लियर है, ओके है, केवल बी ही कथन का कारण है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या गिवन है, इसे भी आप देखते ही अटेम्प्ट कर सकते थे क्योंकि वर्ड का कोड एक लेटर की फॉर्म में है। तो अजीब सा वर्ड आपको दे दिया गया है, एक MUZ, म्यूजिक, म्यूजिक, पता नहीं क्या गिवन है, क्या गिवन है, UCHRQS। तो सबसे पहला टास्क, हर लेटर की एक्चुअल पोजीशन वैल्यू। ये देखो, ये तो टिप्स पे होनी चाहिए भाई, जितना फास्ट आप ये पोजीशन वैल्यूज को मेंशन कर दोगे उतना जल्दी आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, उतना ही जल्दी आपको लॉजिक पता चलेगा, ठीक है। चलो देखो इसमें क्या गिवन है, सबसे पहले लेटर टू लेटर कंपेयर करें, 13 और 21, 8 नंबर बढ़ गए, 21 और 8 29, ये भी ठीक है। इसमें भी 8 नंबर बढ़े, 29 को हम सी भी कंसीडर करते हैं, रेपिटेशन अलाउड है। 26 में 8 जोड़ दिए, 8, ये भी ठीक है। 10 और 8 कुछ नहीं है, सभी लेटर्स में 8 का इंक्रीमेंट आ रहा है, सिंपल, ठीक है। तो 19 और 8 27, लेटर ए हर ऑप्शन में है। 17 और 8 25, दूसरा अक्षर होगा वाई, ठीक है। उसके बाद 21 और 8 29, सी। 1 और 8 9, AYCI, ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट। 23 और 8 31, 31 का मतलब कितना हुआ, 5, 5 का मतलब लेटर ई, तो डी ऑप्शन आपका आंसर। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, साइंस का सीक्वेंस आपको रिप्लेस करना था स्टार साइन की जगह, ताकि आपकी इक्वेशन जो है वो करेक्ट बने। अब देखो ये आप यूज टू हो चुके हो इस नेचर के क्वेश्चन को लेके, आपको ये पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती है ना, आप सीधे देखते हो साइन का सीक्वेंस ही फिल करना होता है। चलो फिल कर देते हैं। सबसे पहले अगर मैं टारगेट करूं, 119 के बाद 7 बैठा हुआ है, तो 119 7 का मल्टीपल है, तो अल्टीमेटली पहले डिवाइड का साइन होना चाहिए, वो सिर्फ आपको एक ही ऑप्शन में दिखता पड़ रहा है, ठीक है। अब बाकियों को जज करने की बजाय इसी को ही फिल करके देख लो। जैसे कि अगर मैं भाग का साइन यहां पर रिप्लेस कर देता हूं तो कितना आ गया, 17 प्लस 63 माइनस का 24 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब ये कितना बन जाएगा, 72, ओके। 72, ये कितना हो जाएगा, 63 और 17 कितना हो जाएगा, दोनों प्लस के साइन है, तो 63 और 17 कितना हो गया, 80, 80 में 72 कम करो 8, बिल्कुल ठीक है, बी सीक्वेंस आपका। 218 15, 10 और 93, छोटी वैल्यू से बड़ी संख्या बनाते हैं। अब 10 से 93, ये नंबर छोटा है तो इसको यूटिलाइज करते हैं। 10 का स्क्वायर माइनस कितना है, 7, तो ये 15 का स्क्वायर माइनस 7 है, ठीक है। 15 का वर्ग कितना हो गया, 225 में 7 कम कर दो, ये 10 का वर्ग 100 हो गया, उसमें 7 कम कर दो।
18 का वर्ग हो गया 324 में, यहां 8 कम हो रखे हैं, तो यही आपका डिफरेंट हो गया। एक और मैथमेटिकल ऑपरेशन, तो कैलकुलेशन बेस्ड है, इसको मैं टफ पेपर नहीं बोलूंगा, इजी टू मॉडरेट बोलूंगा, वो भी थोड़ा लेंथी वे में जा रहा है इस वजह से। कैलकुलेशंस के ऊपर आ गया ना, 2 ऐसे क्वेश्चन आपको इंक्लूड करके दे दिए, 2 ऐसे क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑपरेशन के दे दिए, ठीक है, तो थोड़ा लेंथी बन रहा है, टाइम कंज्यूमिंग। बाकी आगे पता नहीं है सिटिंग और पजल भी इंक्लूड हो या ना हो, कुछ नहीं कह सकते। तो यहां पर आपको स्टेटमेंट का ध्यान रखना है, आपको बस ये देखना होता है कि आपको सही इक्वेशन चूज करनी है या सही नहीं है वो इक्वेशन चूज करनी है। नोट वर्ड का ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां पर नोट वर्ड गिवन है, जो सही नहीं है वो चूज करना है। तो प्लस और डिवाइड, अब देखो ये सारे का सारा आपका जुए वाली बात होगी, होने को पहले ऑप्शन से भी आंसर आ सकता है, ना होने को पहले ऑप्शन से भी आंसर ना आए, ठीक है। तो आप हिट एंड ट्राई लगा सकते हो, या पहले सी और डी ऑप्शन को पहले प्रायोरिटी देके देख लो, ठीक है। प्लस और डिवाइड को आपको रिप्लेस करना है। अगर प्लस और डिवाइड में सी ऑप्शन को अगर पहले चूज कर लूं तो कितना हो गया, 46/23, कितना हो गया 2, इधर प्लस का साइन आ जाएगा, ठीक है, इधर डिवाइड आ गया, ओके। ये 2 हो गया, ये 70, 2 और 70 कितना हो गया, 72 में 6 कम कर दो 66, ये वाली इक्वेशन तो बिल्कुल सही है। इधर आ जाइए, प्लस और डिवाइड को रिप्लेस कर देते हैं, 6/20, ये तो फ्रैक्शन क्रिएट कर रहा है, यही आपका इक्वेशन जो है वो सही नहीं है, इसके अलावा बाकी सारी की सारी करेक्ट है। तो चाहे तो आप ये डिवाइड के साइन को प्रायोरिटी दे सकते थे कि किन्हीं भी 2 नंबर्स को चूज कर लो, उनके बीच में भाग का साइन रख दो, कहीं वो फ्रैक्शन तो नहीं क्रिएट कर रहा, क्योंकि अल्टीमेटली 99.99% केसेस में जो भी आपको इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दी जाएगी वो हमेशा एक न्यूमरल वैल्यू में ही एक रिजल्ट जो है आपका डिफाइन करेगी, ठीक है। चलो अगला, नेक्स्ट देखिए क्या है, कहता है सरकार ने एक नया श्रम कानून लागू किया है, ओके, जिसके तहत सभी ऐप आधारित डिलीवरी पार्टनर और ड्राइवरों के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभ और बीमा अनिवार्य है। तो गवर्नमेंट ने क्या है, एक इंट्रोड्यूस कर दिया न्यू लेबर लॉ, कि जितने भी ये डिलीवरी पार्टनर्स होते हैं ना, आपको पता ही है, जहां से आप फूड डिलीवर करते हैं या कोई ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से आप अपने घर के लिए कोई भी चीज मंगवा लेते हैं, जितने भी हैं डिलीवरी पार्टनर्स, तो उनके जो ड्राइवर्स हैं उनकी सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी बेनिफिट्स के लिए इंश्योरेंस जो है उन्होंने क्या कर दिया है, मैंडेटरी कर दिया है। तो दूसरी स्टेटमेंट क्या कहता है, क्योंकि कोज एंड इफेक्ट का केस है, पहले दोनों को गो थ्रू कर लेते हैं। कहता है प्रमुख राइड हेलिंग और फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म ने ग्राहकों से लिए जाने वाले प्लेटफॉर्म शुल्क में 15% की वृद्धि की है। अब देखो ध्यान से, अगर सरकार ने एक कानून बना दिया कि पॉलिसी तो करवानी ही पड़ेगी आपको, अब रीजन यहां पर क्या होता है, पर डिलीवरी के टाइम पे कोई बेसिकली दुर्घटना ना हो जाए, कोई भी ऐसे सर्कमस्टांसेस ना हो जाए, कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो जाए जिससे जो वो ड्राइवर है जो इस कंपनी में काम करता है, ऐसी फूड जाने का, लाने का, या हम कह सकते हैं कोई डिलीवरी पार्टनर कोई भी हो सकता है, लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, कुड बी एनीथिंग, जोमेटो, स्विगी, कुछ भी हो सकता है। तो ड्राइवर के साथ अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है तो सरकार ने मैंडेट बना दिया है कि इनकी पॉलिसी जो है वो अनिवार्य है। अब पॉलिसी कंपनी तो अपनी जेब से करने से रही, क्योंकि कंपनी ने तो अगर बिजनेस बनाया हुआ है तो अपने बेनिफिट के लिए बना रखा है, ठीक है। अपने जेब से कोई भी बिजनेसमैन जो है वो लॉस नहीं खाएगा या नहीं प्रोवाइड करेगा फैसिलिटीज। तो अगर सरकार ने मैंडेटरी कर दिया है तो कहीं ना कहीं उसका कुछ बैक एंड पे अमाउंट भी होगा, तो उस अमाउंट को कौन करेगा, कस्टमर को ही देना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर ही अपनी फैसिलिटी के दौरान ये चीजें जो है घर पे मंगवा रहा है, डिलीवरी करवा रहा है, ठीक है। तो उसका जो बैकएंड पे जो भी कॉस्ट है वो किससे मिल रही है, पब्लिक से मिल रही है, या जो भी कस्टमर है उनका। तो इसलिए उन्होंने क्या कर दिया है, शुल्क में जो ग्राहकों से लिए जाने वाले प्लेटफॉर्म शुल्क, प्लेटफॉर्म फी भी होती है, उसमें 15% की वृद्धि कर दी है। क्यों की है, क्योंकि सरकार ने अनाउंस किया है कि उनका क्या है, बीमा जो है वो मैंडेटरी कर दिया गया। तो पहला जो है वो कोज है और दूसरा इफेक्ट पड़ा है ऐसी कंपनीज के ऊपर के प्लेटफॉर्म फी जो है वो इंक्रीज कर दी गई है। तो फर्स्ट इज द कोज एंड सेकंड इज द पॉसिबल इफेक्ट। हम ये नहीं कहेंगे कि कस्टमर के लिए 15% की वृद्धि कर दी है, फिर सरकार सोचने लग गई फिर इस काम को कहां पर लगाए, ऐसा नहीं होगा, उल्टी सिचुएशन थोड़ा बनेगी। ओके चलो अगला, जी से सीरीज शुरू हुई, सिमिलर लेटर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, टी पर जाके खत्म हो रही है। ये देखो, जी से शुरू, टी पर खत्म, टी पे खत्म, जी से शुरू हो गई। हर ग्रुप का दूसरा पहला लेटर क्या है, जी। हर ग्रुप का आखिरी लेटर क्या हो गया, टी। अब
ये देखो तीसरा अक्षर आई है, ये जे है तो ये के भी है। ओके, चौथा अक्षर आर है, इधर आर है तो इधर भी आर से रिप्लेस कर दो। अब दूसरे और पांचवें अक्षर पे बात आएगी, क्योंकि दूसरा अक्षर आपको एक ही ग्रुप के अंदर गिवन है, दैट इज एच। तीसरा अक्षर भी आपको एक ही ग्रुप में के अंदर गिवन है, दैट इज एस। तो हम एक काम करते हैं, या तो हर ग्रुप का हम सेकंड लास्ट लेटर फिल करके देखते हैं। अगर मैं कहता हूं यहां पर भी एस है, कि तीसरे अक्षर की तरह आई जे के नहीं हुआ, अगर मैं कॉमन लेटर को फिल करके देखता हूं, तो सीक्वेंस वाइज आपका दूसरा और आखिरी अक्षर एस होना चाहिए। सीक्वेंस वाइज दूसरा और आखिरी अक्षर एस वैलिड है, ये भी एस वैलिड है। ये नहीं वैलिड तो इसको एलिमिनेट कर सकते हो, ये भी एस वैलिड है। ठीक है, अब हर ऑप्शन की स्टार्टिंग जो है वो एच या जी से हो रही है। अगर मैं यहां पर जी फिल करता हूं तो जी के बाद एच, एच के बाद आई, यहां पर ऐसे होना चाहिए जी एच आई, हर ग्रुप का दूसरा अक्षर जी एच आई, ऐसा होना चाहिए था। अगर यहां पर आई है तो सीक्वेंस वाइज सेकंड लास्ट लेटर आई आपको कहीं भी गिवन नहीं है, तो यहां पर एच ही आपको प्लेस करना पड़ेगा। तो ये आपका सीक्वेंस बना एच एस जी आर एच एस। ए ऑप्शन आपका आंसर आ गया। चलो, सिमिलर ग्रुप आपको टारगेट करना है 3 और 5 से 68 क्रिएट करना है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम हम छोटे नंबर से ही बड़ा नंबर क्रिएट करने की सोचेंगे। तो क्या किया जा सकता है, 5 दिए 15, 15 का 4 गुना में 8 जोड़ दिए, 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, उसके 4 गुना में 8 जोड़ दिए, 10 को 2 गुना से मल्टीप्लाई करेंगे, 20, 20 का 4 गुना, 80 में 8 कम किए हैं यहां पर। ठीक है, 8 को 5 से गुना कर देंगे, 40 का 8 गुना बहुत ज्यादा हो जाएगा, 5 का 4 गुना 20 का 8 गुना वो भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 का 8 गुना 16, इसमें भी 6 कम किए, ये तो नहीं बन रहा। एक और पैटर्न, 5 और 3 8, 8 के वर्ग में 4 ज्यादा है। अब किसके वर्ग में 4 ज्यादा है, कोई वैल्यू ही नहीं गिवन है यहां पर, कि किसी नंबर के वर्ग में 4 अगर ज्यादा है तो वो नंबर आपको बीच में दिखना चाहिए ना। कोई संख्या है ही नहीं ऐसी जिसके वर्ग में 4 ज्यादा बढ़ा के आपको वो नंबर दे दिया गया हो, ये भी नहीं लॉजिक लग रहा। तो अगर मैं स्क्वेयर्स यूज कर लूं इनके, 5 का स्क्वेयर हो गया 25, 3 का स्क्वेयर हो गया 9, 25 और 9 34 का डबल 68, ये हो सकता है। देखो डायरेक्ट वैल्यू आ रही है, मतलब मैंने 5 का वर्ग ले लिया, 3 का वर्ग लेके दोनों को आपस में जोड़ दिया, ठीक है, फिर उसका डबल भी कर दिया। तो ऑप्शन के थ्रू देखिए, 10 का वर्ग ही 100 है अपने आप में, उसका डबल 200 से ऊपर वैल्यू होनी चाहिए, नहीं बन रहा है। 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग कितना हो गया, अगर 5 ये 68 बना रहा है तो ये 64 कैसे बना देगा, 4 का वर्ग तो 16 ही होता है, 16 और 25 कितने हो गए 41 का डबल, ये भी नहीं बन रहा। 8 का डबल 64, 64 का ही डबल करेंगे तो ये भी नहीं बनेगा। 2 का वर्ग यही होगा फिर आंसर, और क्या, 2 का वर्ग 2 4, 4 और 1 5, 5 का डबल कितना हो गया 10। मैं लॉजिक बता देता हूं फिर भी, यहां पर जो पहली संख्या का वर्ग है और जो तीसरी संख्या का वर्ग है उसको आपस में जोड़ के उसका डबल कर दोगे तो वो दूसरी संख्या के बराबर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। चलो, तीसरे और चौथे शब्द को कंपेयर करो, बस तीसरे और चौथे को कंपेयर करते हैं। CONS CONS, U और O, तो O पहले बैठा होता है U से, तो पहले बैठा होगा चौथा शब्द, फिर तीसरा आएगा, चौथे के बाद तीसरा शब्द आएगा। ये देखो, अब पहले और दूसरे को कंपेयर करो। अगर पहले और दूसरे को कंपेयर करें, पहले 4 लेटर कॉमन है तो CS से पहले आता है, तो 1 नंबर वाला वर्ड पहले बैठा होगा, सी ऑप्शन आंसर। सारे अपने लेवल पे मेंटेन मत करने बैठो, जो ऑप्शन बोलेगा उसी के हिसाब से चलो। देखो इसमें बेनिफिट पता क्या रहता है, SSC के एग्जाम में आपको नन ऑफ दीज की ऑप्शन एग्जिस्ट ही नहीं करती, यहां पर सारे ऑप्शंस गिवन है, तो अकॉर्डिंगली ही आप सॉल्यूशन क्रिएट करो ऑप्शन का रेफरेंस लेके। तो वो किसी किसी कैटेगरी में काम आ जाता है, कुछ कैटेगरी में काम नहीं आता, जैसे सिटिंग पजल के क्वेश्चंस हो गए। चलो, कोडिंग डिकोडिंग है आपकी चाइनीज कोडिंग के ऊपर, आपको सबसे पहले रिक्वायरमेंट को टारगेट करना है, मैजिक का कोड आपको डिटरमिन करना है। तो ये आपको 3 स्टेटमेंट गिवन है, मैजिक देखो यहां पर कॉमन आ रहा है, बस मैजिक कहीं भी कॉमन नहीं है। अगर मैजिक वर्ड कॉमन नहीं है तो उसका कोड भी कॉमन नहीं होगा। अब इनमें से देखो, इन चारों में से कौन सा कोड कहीं रिपीट नहीं हुआ, जैसे L रिपीट हो गया तो ये मैजिक का कोड नहीं होगा, DA रिपीट हो गया, GA रिपीट हो गया, तो मैजिक का कोड क्या रहेगा RA, क्योंकि वो वर्ड अगर रिपीट नहीं कर रहा तो उसका कोड भी रिपीट नहीं करेगा कहीं भी। नेक्स्ट, चलो भाई, एक पोषण सर्वेक्षण से पता चला है कि इस क्षेत्र के 60% बच्चे प्रोटीन की कमी से पीड़ित हैं। एक सर्वे से पता चला है बस,
कि किसी एरिया के 60% जो चिल्ड्रंस हैं वो प्रोटीन की कमी से पीड़ित है, मतलब उनमें प्रोटीन की कमी बहुत ज्यादा है। पहला निष्कर्ष क्या कहता है? कहता है इस क्षेत्र के सभी बच्चे कुपोषित हैं। अब जो ये कुपोषित वर्ड हो गया ना, काफी एक तरह का ब्लंडर्ड वर्ड है, मतलब बड़ा चढ़ा के बोला गया है। यहां पर उन्होंने सिर्फ यही बोला कि प्रोटीन की कमी है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो कुपोषित है, और सारे के सारे बच्चों की बात की जा रही है, तो ये वाला निष्कर्ष जो है टोटली फॉल्स हुआ, यहां से निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। दूसरा, इस क्षेत्र के अधिकांश बच्चों के आहार में पर्याप्त प्रोटीन की कमी है। अब यहां पर मोस्ट चिल्ड्रन बोल दिया ना, तो आपको इक्वेशन में भी 60% ही बोला गया, मतलब मोस्ट ऑफ दीज चिल्ड्रंस के बीच में के आहार में प्रोटीन की कमी जो है वो देखी जा रही है। ये बिल्कुल सही है, ये आपकी चीज जो है, ये कंक्लूजन जो है स्टेटमेंट से डायरेक्टली कंक्लूड भी हो रहा है, इसलिए यहां पर सिर्फ और सिर्फ दूसरा निष्कर्ष ही अनुसरण करता है। नेक्स्ट, सेकेंड राउंड में अटेम्प्ट करना था, ठीक है। वॉट का कोड गिवन है, स्टोक का कोड गिवन है, जनरस का डिटरमिन करना है, तो जिसमें नंबर ऑफ लेटर्स कम है उसको पहले उठाओ। ये सेकेंड राउंड में अटेम्प्ट करना था, फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट नहीं करना है, ठीक है। चलो, कितना कोड चाहिए हमें? 59। वर्बली कंपेयर करके देखते हैं। 20 और 20 40, 40 और 20 60, 60 और 3 63। हमें क्या चाहिए? 59। अगर इन सारे लेटर्स की पोजीशन वैल्यू का सम 63 है, तो इसमें से 4 कम कर दो, तभी 59 बना। अब 4 क्यों कम किया? या तो एम ही कम कर दिया गया, या नंबर ऑफ लेटर्स कम किए गए हैं। तो आपको जनरस में कंक्लूड करना है डायरेक्टली। 7 और 5 12, 12 और 14 26 और 5 31 और 18 49 और 15 कितने हो गए आपके? 64 एंड 40 ही कर दो डायरेक्टली, 104। तो 104 में से अगर मैं एवं ही 4 कम करता तो 100 आना चाहिए था, 100 तो ऑप्शन नहीं गिवन। तो 104 में आपको कितना कम करना पड़ेगा? नंबर ऑफ लेटर्स, अक्षरों की संख्या कितनी है? 8, तो आपका रिजल्ट कितना आएगा? 96। चलो, एड्रेस बेस्ड आपको क्वेश्चन दे दिया गया अगला। तो यहां पर 2 एड्रेसेस आपको गिवन है, तो क्या करना है? एग्जामिन द इंफॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। अब इसका करना क्या है, ध्यान से देखिए। मिसिस सुनीता राव, मिसिस सुनीता राव, नाम तो ओके है। हाउस नंबर 78, एब्रीवेशन यूज कर दी गई, हाउस नंबर 78, ठीक है, ये भी ओके है। ग्रीन व्यू गार्डन लेन नंबर 4, ग्रीन वैली गार्डन लेन नंबर 4, इधर वैली यूज कर लिया, इधर व्यू यूज कर लिया, ये डिफरेंट है। बंजारा हिल्स हैदराबाद, ये भी सेम है, पिन कोड भी सेम है। अब ग्रीन वैली भी है, ग्रीन व्यू भी है। अब हो सकता है कि किसी एरिया के अंदर अलग अलग सोसाइटी के नाम गिवन हो, ग्रीन वैली भी रख दिया, एक प्रोजेक्ट ऐसा है जिसने ग्रीन व्यू नाम रख दिया गया, तो यहां पर हमें ऑप्शन के थ्रू देखना पड़ेगा कौन सा सही है, ठीक है। बोथ एड्रेस रेफर टू द सेम रेजिडेंस, सेम रेजिडेंस के नहीं है, क्योंकि ये ग्रीन वैली यूज कर रहा है, वैली की जगह ये व्यू यूज कर रहा है। द पिन कोड डज नॉट मैच, पिन कोड तो मैच करता है। ब्लॉक अपार्टमेंट डज नॉट मैच इन बोथ द एड्रेस, हाँ, ब्लॉक और अपार्टमेंट जो है वो मैच नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? स्पेसिफिक ब्लॉक को, किसी सोसाइटी के स्पेसिफिक ब्लॉक को या अपार्टमेंट को, ठीक है। अपार्टमेंट हम कह देते हैं ना, काफी सारे फ्लैट्स बने हुए हैं, तो एक ग्रीन वैली अपार्टमेंट है, एक ग्रीन व्यू अपार्टमेंट की बात कर रही है, तो यही डिफरेंट है। एड्रेस 2 इज मिसिंग द फ्लैट नंबर, फ्लैट नंबर तो कहीं भी गिवन नहीं है भाई, वो तो 1 में भी नहीं गिवन, हाउस नंबर दे रखा है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन सी। देखते ही अटेम्प्ट करना था ये भी। कुछ कीज जो हैं वो लॉक्स का हिस्सा हैं, सभी लॉक्स जो हैं वो डोर्स हैं, और कोई भी डोर जो है वो विंडो का पार्ट नहीं है। पहला निष्कर्ष क्या कहता है? कहता है सम कीज आर नॉट विंडोज, कुछ हिस्सा कीज का विंडोज नहीं है, ये पोर्शन कीज का ऐसा है जो विंडोज नहीं है, क्योंकि अगर डोर विंडो नहीं है तो लॉक्स भी विंडो नहीं है, अगर लॉक्स विंडो नहीं है तो जो हिस्सा कीज का लॉक्स के अंदर आ रहा है वो भी विंडोज नहीं है। तो पहला निष्कर्ष तो पक्का अनुसरण करेगा। 1 ट्रू 1 फॉलोज वाला एक ही ऑप्शन है बस, आगे आपको दूसरा तीसरा चौथा ऑप्शन कंक्लूजन देखने की नीड ही नहीं है, ठीक है। इसी से ही आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया। देखो कितना बेनिफिट मिलता है, मैं पैरेलली हमेशा ऑप्शन का रेफरेंस लेके चलता हूं कि जो मैं आंसर मेंटेन करके चल रहा हूं मुझे ऑप्शन में अवेलेबल है या नहीं, बट इसकी आपको प्रैक्टिस अभी से ही करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि आप एग्जाम हॉल में जाके वहां स्टंट मारने बैठे हो, नहीं, खुद से एक बार अप्लाई करके देखियो इन स्ट्रेटेजीज को। मॉक टेस्ट का मतलब क्या होता है कि जो चीजें सिखाई जा रही हैं एक्चुअल में वे आप खुद अपने लेवल पे अप्लाई भी कर पा रहे हो या नहीं। आफ्टर ऑल परफॉर्म तो आप ही को करना है फिर एग्जाम में जाके। दूसरा कहता है, सभी कंक्लूजन बता देता हूं,
सभी डोर के कीज होने की पॉसिबिलिटी है? सारा डोर कीज हो सकता है, जब सम है तो ऑल भी हो सकते हैं। दूसरा निष्कर्ष भी बिल्कुल सही है। कुछ लॉक्स विंडोज हैं, नहीं, यहां तो कोई भी लॉक विंडो का हिस्सा ही नहीं है, तो पॉजिटिव कहां से सही हो जाएगा नेगेटिव कंडीशन में? कोई भी लॉक विंडो नहीं है, बिल्कुल ठीक है, अभी तो डिस्कस किया। अगर डोर विंडो नहीं है तो लॉक भी विंडो नहीं है, तो पहला, दूसरा और चौथे वाला सही है बस। ओके, नेक्स्ट, हर ग्रुप का पहला लेटर उठा लो। 3 और 3 6, 6 और 5 11, 3 नंबर बड़े, 5 नंबर बड़े, आगे 7 नंबर बढ़ा दो, 11 और 7 18, आर तीनों ऑप्शन में है। अगले लेटर से आंसर आ जाएगा। 26 24, 2 नंबर कम हो गए, 3 नंबर कम हो गए, फिर 4 नंबर कम कर दो, 21 में 4 कम करोगे 17, लेटर क्यू, ये आपका आंसर आ गया। ऐसे ही तीसरा लेटर भी कंपेयर कर सकते हैं, वैसे करने की नीड नहीं है क्योंकि हर ऑप्शन के अंदर तीसरा अक्षर आई एग्जिस्ट कर रहा है। सेकेंड राउंड में अटेम्प्ट कर सकते थे क्योंकि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, अदरवाइज स्ट्रेटेजी मेरे वाली फॉलो कर सकते हो। पहले चेक करो जैसे पहले से दूसरा बना है वैसे तीसरे से चौथा ब्लॉक बना है कि नहीं, सेम कंडीशन को फॉलो करते हुए। हर एलिमेंट को रोटेट करवाने की नीड नहीं है। जैसे कि अगर मैं यहां पर बात करूं एरो की, एरो जो है फर्स्ट टॉप कॉर्नर पे था लेफ्ट में, सेकंड पोजीशन पे शिफ्ट हो गया, यहां पर एफ शिफ्ट हो गया, ठीक है। और एलिमेंट ले आओ, कोई भी एलिमेंट जो आपको अच्छा लगे। जैसे ये सर्कल है, नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया, यहां पर भी सर्कल नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। आगे क्या कर सकते हैं, और हार्ट ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया, यहां पर ट्रायंगल और ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया, मतलब सेम चेंजेस है। अब जैसे दूसरे से तीसरा बना है वैसे चौथे से पांचवा बना दो। दूसरे से तीसरा कैसे बना, ध्यान से देखिए, आर ए एफ, ये देखो एफ आर ए, समझ में लगी बात? क्या हो रहा है यहां पर कि जो एफ है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, आर और ए नीचे खिसक गए, तो यहां पर हार्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, आर और ए नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस सीक्वेंस को पकड़ो, कहां पर गिवन है, सिर्फ आपको बी और डी ऑप्शन में गिवन है। ओके, अब बीच वाली पोजीशन पे टारगेट कर लो, क्या आएगा दूसरे से तीसरे में। ये जो मिडल वाला ऑब्जेक्ट है स्क्वायर ऊपर शिफ्ट हो गया, तो यहां पर भी स्क्वायर ऊपर की तरफ ही शिफ्ट होगा क्योंकि वही मिडल में बैठा हुआ है, तो बी ऑप्शन आपका आंसर। इजी हो सकता है, 6 पीपल है, बट बच के रहो सिटिंग और पजल से, फीलिंग में नहीं लेनी ज्यादा, सेकेंड राउंड में ही अटेम्प्ट करना है हमेशा इसको। कितने हैं, 6 पीपल हैं, अराउंड अ टेबल बैठे हैं, सभी का फेस जो है वो सेंटर की तरफ था। तो P सिट्स सेकंड द लेफ्ट ऑफ Q, P जो है वो Q के बाईं और दूसरे प्लेस पे है, ठीक है जी। Z सिट्स एज एन इमीडिएट नेबर ऑफ P, Z P का पड़ोसी है, Z यहां भी आ सकता है, Z यहां भी आ सकता है। A सिट्स अपोजिट टू Z, A Z के विपरीत है, तो Z यहां नहीं आएगा क्योंकि उसका वो विपरीत A नहीं आ सकता, Z यहीं पर होगा, उसका विपरीत A यहां पर आ गया। C जो है वो P का पड़ोसी नहीं है, तो C यहां पर आ गया। तो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, इमीडिएट राइट ऑफ R, R के तत्काल दाईं ओर, मतलब बाकी बची सीट पे R बैठा होगा, उसके तत्काल दाईं ओर कौन आ रहा है, P, डी ऑप्शन। कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है जी। कहता एक कॉलोनी के निवासियों ने शिकायत की है कि एक स्थानीय दुकानदार दालों में कंकड़, पेबल्स और दूध में पानी मिला रहा है। ओके, कंप्लेंट आई है किसी दुकानदार के खिलाफ। इन उत्पादों का सेवन करने के बाद कई बच्चे बीमार भी पड़ गए हैं, तो क्या क्या कार्रवाई होनी चाहिए इस चीज के ऊपर। तो कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो सकता है, देखते हैं। तो पहला कहता है खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण को तुरंत छापा मारना चाहिए, ठीक है, किसको, फूड सेफ्टी अथॉरिटी को, टोटली उस दुकानदार की शॉप के ऊपर छापा मारना चाहिए, प्रॉपर इंस्पेक्शन करनी चाहिए, नमूनों की जांच भी करनी चाहिए सैंपल्स कलेक्ट करके, और आरोप सिद्ध होने पर दुकान को सील कर देना चाहिए क्योंकि वो ऐसी मिलावटें वगैरह कर रहा है। जेन्युइन कोर्स ऑफ एक्शन है आपका पहला, ऐसा ही होना चाहिए। हम खुद थोड़ा उसे सारे के सारे पनिशमेंट देने बैठेंगे, ठीक है। जो काम किसी ऑर्गेनाइजेशन को सौंपा गया, कंप्लेंट करो, कंप्लेंट करेंगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन आएगा, सैंपल कलेक्ट करेगा, अगर उसको लगता है कि हाँ ये दुकानदार फॉल्टी है तो उसको अकॉर्डिंगली पनिशमेंट मिलेगी। निवासियों को जबरन दुकान बंद करानी चाहिए, वही बात आ गई ना, हम खुद नहीं कर सकते। जो काम जिस ऑर्गेनाइजेशन को दे रखा है उसी ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लेंट करके आप सौंप दो। हम ऐसा थोड़ा बोलेंगे सारे मोहल्ले के लोग इकट्ठे होकर दुकान बंद करवाएं, जेन्युइन एक्शन नहीं है। और दुकानदार को सबक सिखाने के लिए उसकी पिटाई करनी चाहिए, बिल्कुल, ये आपको आपका राइट थोड़ा है, कल को आपके साथ ऐसा कोई करने लग जाए फिर। तीसरा,
सरकार को पूरे शहर में खुली दालों और दूध की बिक्री पर तुरंत प्रतिबंध लगा देना चाहिए। अब पूरे शहर में दालों और दूध की बिक्री पर क्या फॉल्ट आ रहा है? स्टेटमेंट देखिए ना, कॉलोनी के सिर्फ एक दुकानदार यहां पर बात हो रही है, सिर्फ कॉलोनी के, पूरे शहर की थोड़ा बात हो रही है यहां पर। तो यहां पर आपका जेन्युइन कोर्स ऑफ एक्शन कौन सा है? सिर्फ और सिर्फ पहला। ओके, बाकी दोनों तो इलॉजिकल थे। नेक्स्ट, सिमिलर सेट आपको ध्यान में रखना है, कौन सा रहेगा? बस यहां पर ओड वन आउट की फिगर में ना हो, इस चीज का ध्यान रखिया करिए कि नोट वर्ड नहीं गिवन होना चाहिए। 5 6 से 91 बन रहा है, 3 4 से 37। चलो ये देखो, 5 6 का 30, 30 का 3 गुना प्लस 1, 4 3 12, 12 का 3 गुना प्लस 1। ठीक है, मतलब पहली दो संख्याओं का मल्टीप्लाई करके उसके 3 गुना में 1 जोड़ दिया। 7 दिए, 7 दूनी 14, ठीक है, 14 दिए 42 प्लस 1 43 होना चाहिए था। 8 चौके 32, 32 का 3 गुना 96 प्लस 1 97 होना चाहिए था। 7 6 42, 42 का 3 गुना 126 प्लस 1 127, ये वैलिड बन रहा है। बाकी तो होगा ही नहीं। 9 5 45, 45 का 3 गुना 135 होता है प्लस 1। तो यहां पर क्या फॉलो हो रहा है रूल? पहली संख्या और दूसरी संख्या को मल्टीप्लाई करके उसका 3 गुना करना है, उसके बाद उसमें 1 जोड़ दीजिए, वो आपकी थर्ड संख्या के बराबर आ जाएगा। ठीक है जी, चलो उसके बाद सेकेंड राउंड में अटेम्प्ट करना है। देखो लेंदी हो सकता है क्योंकि आपको डेटा सफिशिएंसी का केस गिवन है, वो भी सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर। तो पहली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, पहले देख लेते हैं क्या क्या चीज पूछी गई है। 8 पर्सन है, स्क्वायर टेबल के अराउंड बैठे हैं, 4 उनमें से कॉर्नर की तरफ हैं, 4 उनमें से साइड ऑफ द मिडल ऑफ द साइड है, सारे के सारे सेंटर की तरफ देख रहे हैं। हमें बताना है क्यू के तत्काल दाईं ओर कौन होगा। अब देखो आपको स्क्वायर टेबल का केस गिवन है, 4 कॉर्नर है, 4 मिडल ऑफ द साइड है, तो अगर आप इनको एज अ सर्कुलर भी करेंगे तो भी चल पाएगा। दिक्कत पता कहाँ आती है? जब कुछ कॉर्नर पे बैठे हैं वो बाहर की तरफ देख रहे हो, सेंटर मिडल ऑफ द साइड वाले अंदर की तरफ देख रहे हो, बट यहाँ पर ऐसा सीन नहीं है। अगर आपको स्क्वायर टेबल से डर लगता है तो आप एज अ सर्कुलर भी इसे ड्रॉ करके देख सकते हैं। ठीक है, चलो पहली इक्वेशन को पहले सॉल्व कर लेते हैं। कहता है जी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर हु सिट्स एडजेसेंट टू क्यू। अब कहीं भी बिठा दो आर को, कि जी जो है वो आर के सेकंड लेफ्ट पे बैठा है, बाईं ओर दूसरे प्लेस पे बैठा है, और जो आर है वो क्यू के बगल में है। अगर आर क्यू के बगल में है तो क्यू यहां भी आ सकता है, क्यू यहां भी आ सकता है। क्या इससे आपको पता चल जाएगा कि क्यू के तत्काल दाईं ओर कौन है? अगर क्यू यहां पर है, तत्काल दायां कौन बनेगा? आर। अगर क्यू यहां पर है, अब इसके तत्काल दाईं ओर कौन है हमें क्या पता? तो पहली स्टेटमेंट में इतना डाटा सफिशिएंट नहीं है जो आपको आपके क्वेश्चन का आंसर प्रॉपरली बता पाए। दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा फिर। ठीक, चलो क्या कहता है? कहता क्यू सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ओ। क्यू जो है वो ओ के दाईं ओर तीसरे प्लेस पे है। कहीं भी ले सकते थे आप, ओ को यहां ले लो, यहां ले लो, कहीं भी ले लो, जहां पर आपको सीट अच्छी लगे। ओके, उसके बाद हु आया तो किसके बारे में बात हो रही है? ओ के बारे में। ओ सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ एल, कि ओ जो है वो एल के तत्काल दाईं ओर है, तो एल यहां पर होगा, तभी उसके तत्काल दाईं ओर कौन आएगा? ओ। क्या इससे पता चल चुका है कि क्यू के तत्काल दाईं ओर कौन है? ये भी नहीं होगा, ना पहली एलोन से आया ना दूसरी एलोन से आया। अब टुगेदर आर सफिशिएंट, टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट, मतलब दोनों को एक साथ तो मिलाना पड़ेगा ही पड़ेगा, और कोई ऑल्टरनेट नहीं है। ठीक है, चलो दोनों को मर्ज कर देते हैं। अगर हम दोनों को मर्ज करें तो ध्यान से देखिएगा क्या होगा। क्यू के बगल में आर बैठा है, या आर क्यू के बगल में है, और आर का सेकंड लेफ्ट कौन है? जी। अगर क्यू के बगल में आर हम यहां पर बिठाते हैं, आर को मैं यहां ले लेता हूं, ठीक है, तो उसका सेकंड लेफ्ट बायां दूसरा तो जी यहां पर आना चाहिए था, जो कि आ नहीं सकता, मतलब हमें आर को यहां बिठाना होगा, तभी उसके बाईं और दूसरे प्लेस पे कौन आएगा? जी। अब जी क्यू के तत्काल दाईं और कौन बैठा हुआ है? आर। मतलब जब हमने दोनों को मर्ज किया तब जाके हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर पता चला। ठीक है, बाकी सीट पे कौन कौन बैठा उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। रिक्वायर्ड कंडीशन का पता चल रहा है ना, कि क्यू के तत्काल दाईं और पूछा है, वो हमें पता चल रहा है, चलो हमने बता दिया। ठीक है, अगला ठीक है जी। तो क्या बोला? कहता मेट्रो रेल निगम ने, इसके ऊपर है एजम्पशंस के ऊपर। ठीक है, ये मैंने करेक्शंस की थी, पूर्व धारणा, ये मान्यता वर्ड नहीं आएगा, पूर्व धारणा होगी। ये मैं करेक्ट करवा दूंगा आपको जब आपको मॉक टेस्ट मिलेगा। थोड़ा ट्रांसलेशन में एरर आ गई यहाँ पर,
मान्यता बोल सकते हैं, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम टर्म्स वही देंगे, इसको पूर्व धारणा हम बोलेंगे, अजम्पशंस। मान्यता शब्द भी सही है, बट एग्जाम में आपको पूर्व धारणा मिलेगा, तो वही चीज हम प्रोवाइड करेंगे जो आपको एग्जाम में पूछी जाती है। ये मैं चेंज करवा दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है, कहता मेट्रो रेल निगम ने स्मार्ट कार्ड का उपयोग करने वाले यात्रियों को टोकन खरीदने के बजाय किराए में 10% की छूट देने का निर्णय लिया है। मतलब जो ट्रैवलर्स जितने भी हैं पैसेंजर्स, अगर वो मेट्रो का टोकन वगैरह यूज करेंगे ना, टोकन बोला है ना, स्मार्ट कार्ड का सॉरी यूज करेंगे, तो उनको क्या है, टोकन खरीदने के बजाय किराए में 10% की छूट मिलेगी। मतलब अगर 50 की टिकट लेते हैं वो, तो उनको 45 की मिलेगी स्मार्ट कार्ड का यूज करने पे। तो इससे क्या पूर्व धारणा लगाई जा सकती है, कहता स्मार्ट कार्ड का उपयोग करने से टिकट काउंटरों पर कतार का समय और परिचालन कार्यभार कम हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है, देखिए अगर हर कोई स्मार्ट कार्ड का यूज करेगा तो जो मेट्रो रेल निगम है उनके जो स्टाफ है उनके लिए वर्कलोड जो है वो कम हो जाएगा, एरिया जो है वो बहुत ज्यादा क्राउडेड नहीं रहेगा, ठीक है, भीड़ भाड़ वाला इलाका ज्यादा नहीं बनेगा। इन शॉर्ट वो आराम से काम कर पाएंगे विदाउट एनी बर्डन। तो अगर कोई डिपार्टमेंट ये डिसीजन ले रहा है तो उसके प्लस पॉइंट को कंसीडर करते ही ये डिसीजन ले रहा है, ठीक है, और लोग इस चीज को एक्सेप्ट भी करेंगे, टाइम कम लगेगा। कई बार तो ये होता है, भाई कितने की टिकट है, यहां से यहां तक जाना है, कितने की टिकट है जी, 18 रुपए टिकट है, आपने दे दिया 200 का नोट, 500 का नोट, फिर उसको चेंज देने में भी दिक्कत आए, ठीक है, हल्ला गुल्ला भी बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा नेगेटिव पॉइंट्स आते हैं। तो उनको ओवरकम करने की वजह उन्होंने क्या कर दिया, स्मार्ट कार्ड की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी। तो एक काम करो, ना तो आपको चेंज लाने की जरूरत है, ना हमें चेंज देने की जरूरत है, क्राउड भी कम होगा, हमारा स्टाफ जो है वो पीस ऑफ माइंड के साथ काम करता रहेगा, ठीक है। तो ये पूर्व धारणा जो है वो बिल्कुल जेन्युइन है। दूसरा कहता है यात्री टोकन खरीदने के लिए लंबी कतारों में खड़े होना पसंद करते हैं। कौन पसंद करता है भाई, मुझे भी बताओ, ठीक है। टोकन खरीदने के लिए लंबी कतारों में खड़े हो कौन पसंद करता है, कोई भी नहीं करता वो। अब जिसको जाने की जल्दी, आप ये थोड़ा कहेगा यार मुझे तो लाइन में खड़ना पसंद है, इसलिए 200 मीटर लंबी लाइन है, मैं तो सबसे लास्ट में जाके खड़ूंगा, मैं आज लूंगा ही नहीं टिकट, मैं सिर्फ लाइन में ही खड़ा रहूंगा। इलॉजिकल सी अजम्पशन है, तो यहां पर सिर्फ पहली अजम्पशन जो है वो वैलिड है, ओके। नेक्स्ट, डिसीजन मेकिंग के ऊपर तो क्या कहता है, क्राइटेरिया बेस्ड क्वेश्चन है। किसके लिए क्राइटेरिया है, पीआरओ के लिए, मतलब पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के लिए सिलेक्शन होनी है। उसका क्राइटेरिया क्या क्या है, ग्रेजुएट होनी चाहिए, 65% मार्क्स, ग्रेजुएशन किसी में भी होने चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन या डिप्लोमा आना चाहिए मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में, 25 से 30 साल के बीच में एज भी होनी चाहिए, एज ऑन भी दे दिया, 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होने चाहिए मीडिया हाउस के अंदर। तो ये है सारे का सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कंडीशंस को पढ़ने की नीड नहीं है, इन कंडीशंस को तो पढ़ेंगे हम अगर गिवन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के किसी एक के लिए वो एलिजिबल नहीं है, फुलफिल नहीं करता। डायरेक्टली आप अपने क्वेश्चन के ऊपर आओ, क्या कहता है, अनन्या वाज बोर्न ऑन 15 मार्च 1998, डेट को गोली मारो, मंथ को गोली मारो, ईयर्स के ऊपर फोकस करो। 1998 से कब तक टारगेटेड हमें डेट अवेलेबल है, 2026 तक, ठीक है। तो 1998 से 2026 तक की एज कितनी हो जाएगी, 28, हमें 25 से 30 के लिए चाहिए, तो एज के लिए तो एलिजिबल है, ओके। ग्रेजुएटेड इन इंग्लिश लिटरेचर विद 82% मार्क्स, हमें ग्रेजुएशन किस में चाहिए थे, किसी भी डिसिप्लिन में 65%, वो कितने लेके आई, 82%, बहुत बढ़िया बात है, एलिजिबल है। कंप्लीटेड हर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन जर्नलिज्म इन 2023, उसने पोस्ट ग्रेजुएशन का डिप्लोमा भी कर दिया, किसमें, जर्नलिज्म में, इसी में ही तो चाहिए था, इसमें भी एलिजिबल है। एक कंडीशन रह गई बस, शी हैज बीन वर्किंग फॉर अ लोकल न्यूज एजेंसी फॉर द लास्ट 1.5 ईयर्स, 1.5 साल का एक्सपीरियंस बोला जा रहा है, बट कितना होना चाहिए, कम से कम 2 साल का, मतलब 4th कंडीशन के लिए वो एलिजिबल नहीं है। तो इसके ऊपर देखो कोई एक्सेप्शन तो नहीं लगी, देखो ये लिखी हुई है, दूसरी वाली कंडीशन को पढ़ो, एक्सेप्ट फॉर लिखा हुआ है ना, कि चौथे के अलावा, कि अगर कोई कैंडिडेट सारे के सारे क्राइटेरिया को मैच करता है, एक्सेप्ट फॉर मतलब अगर उसका एक्सपीरियंस 2 साल का नहीं है, बट अगर उसने 80% मार्क्स लिए हैं अपने ग्रेजुएशन में, तो केस कहां रेफर कर दो, चेयरमैन के पास। अब उसने ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स लिए हैं, 82, तो वही तो बोल रहा है, उसने अगर कम से कम 80% मार्क्स लिए हैं
चौथे के अलावा सारी कंडीशन को फुलफिल करता है, तो केस कहां रेफर कर देंगे हम? चेयरमैन के पास। तो डी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो पूरी इक्वेशन आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या है? फादर, तो सी फादर बना, पिता बना एम का। डिवाइड क्या रिप्रेजेंट करता है? सिस्टर, तो एम बहन बनी एस की। मल्टीप्लाई फिर से फादर, एस पिता बना किसका? के का। माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मदर, तो के मदर बनी टी की। प्लस रिप्रेजेंट करता है ब्रदर को, तो टी भाई बना किसका? क्यू का। तो कौन सा सही नहीं है? एम इज टीज फादर सिस्टर, एम जो है वो टी के पिता की बहन है। के माइनस टी हमने सही बनाया, पहले वाला ही गलत है। सी इज केज फादर्स फादर, सी जो है वो के पिता का भी पिता है, बिल्कुल ठीक है। के इज द मदर ऑफ क्यू, ऐसे चेक करने की जरूरत नहीं है। एस इज क्यूज मदर्स फादर, एस जो है वो क्यू की मदर। बाकी सही सही सारे सही है, ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका यहां पर गलत है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अगर डोनेट शब्द में दिए गए हर एक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से अरेंज कर दिया जाए, तो अक्षरों की संख्या आपको ज्ञात करनी है किस किस के बीच में? विच इज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड द वन विच इज सेकंड फ्रॉम द राइट। जो बाईं ओर से तीसरा होगा और जो दाईं ओर से दूसरा अक्षर होगा, उनके बीच में अक्षरों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। शब्द कौन सा दे दिया गया आपको? डोनेट। ओके, बाईं ओर से तीसरा मतलब 3 लेटर ही आपको अरेंज करने हैं। कौन कौन से होंगे? ए डी ई। आगे 2 कर लो या आखिरी से 2 कर लो, क्या ही फर्क पड़ता है। तो एन, कितने ही अक्षर हैं? देखो 6 ही तो लेटर्स थे। तो आपको ई और ओ के बीच में अक्षरों की संख्या ज्ञात करनी है, तो वो कितनी है? 9, क्योंकि दोनों में पोजीशन वैल्यू का डिफरेंस 15 में 5 कम कर दो 10, बीच के अक्षर कितने हो गए? 9। ठीक है, तो क्वाइट इजी मॉक, बहुत आसान था, हल्का लेंदी जरूर था, तो मैं इजी टू मॉडरेट की तरफ ही यहां पर लेके जाऊंगा इसको, बट इतना भी नहीं था कैलकुलेटिव। हद मार के 5 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें डाटा सफिशिएंसी आ गया, सीरीज का क्वेश्चन आपको कैलकुलेशन करनी पड़ी, मैथमेटिकल ऑपरेशन के क्वेश्चंस दे दिए। ठीक है, मान सकता हूं। ठीक है, 5-6 क्वेश्चन ऐसे थे, बट सारे के सारे डुएबल थे। ऐसा नहीं था कि आपको कोई ना कोई नया पैटर्न या यूनिक पैटर्न देखने को मिला हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो यहां पर आपके कम से कम एक्यूरेसी के साथ जो भी आप टाइम कंडीशन मान के चलते हैं कि इतना टाइम मुझे रीजनिंग को देना है, 25 मिनट का टाइम, ऑन एन एवरेज सारे स्टूडेंट्स ही इतना ही देते हैं। मेरे ख्याल से 20 से 25 मिनट के बीच बीच में भी इनफ है। 25 मिनट थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि क्वांट्स का सेक्शन भी आपको देखना होता है। 20 मिनट भी देंगे ना, अगर सफिशिएंट अमाउंट में आपकी प्रेपरेशन हो रखी है, स्पीड भी अच्छी खासी है, तो 20 मिनट में आपके 28 से 29 एक्यूरेसी के साथ सही होने चाहिए। ठीक है, तो अपना स्कोर कार्ड जो है ज़रूर कमेंट में करना। तो जो भी सजेशंस हैं आपके, किस तरह से लग रहे हैं आपको लेवल इन मॉक्स का, क्वांट्स का, रीजनिंग का, कोई भी आपके सजेशंस है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके, देखो हम भी मेहनत कर रहे हैं, अपना टाइम यहाँ पर एनर्जी लगा रहे हैं, तो उसका भी रिजल्ट ना निकले, वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद ना हो, तो उसका भी क्या ही फायदा है। किसी पॉजिटिव वे में हम अपनी अपनी एनर्जी लगाएं ना। तो अगर आपको लगता है कि ये कमियां हैं मॉक के अंदर, ऐसा कुछ होना चाहिए, क्योंकि हम अपने लेवल पे जो आपके लिए बेस्ट हो सकता है वो चीज़ें हम डिसाइड करके आपके सामने प्रोवाइड करते हैं। फर्दर कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है। अगर आपको लगता है ये चीज़ ये नहीं ऐसे होनी चाहिए थी, तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो अगर हमें वो पॉइंट जेन्युइन लगा तो उस चीज़ को हम ज़रूर कंसीडर करेंगे। ठीक है, बाकी ओवरऑल लेवल कैसा लग रहा है, इंप्रूवमेंट हो रही है नहीं हो रही है, ये सारी चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में बताया करो। मैं बार बार बोलता हूँ, मैं भी कमेंट्स पढ़ता हूँ, भूतेश सर भी पढ़ते हैं पर्सनल लेवल पे। ऐसा नहीं है कि हम हर किसी अलग अलग कैंडिडेट को हर नहीं हो सकता कि रिप्लाई कर पाए। ठीक है, जहां हमें लगता है कि हाँ ये रिप्लाई देने लायक है ये वाला कमेंट, तो हम दे देते हैं। अदरवाइज बाकियों के कमेंट्स हम कंसीडर ज़रूर करते हैं, जहां पर एडवाइस सजेशन कुछ भी होता है या कहीं भी आपको दिक्कत फेस करने को मिल रही है, वो हम कंसीडर करते हैं चीज़ें। ठीक है, आप ही के लिए तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। ओके, चलो दैट्स इट, जल्दी मिलते हैं फिर अगले मॉक टेस्ट के अंदर। टेक केयर।